इसके अलावा आइलैंड व्हेल एक वाई 22 अध्याय 251 तैरता हुआ द्वीप व्हेल। यह देखकर कि लिन युआन गंभीरता से सुन रहा था, गाओ फेंग ने बोलना जारी रखा। यह उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल हमेशा आत्मा क्यूई और जल तत्वों को अवशोषित करते समय कुछ अस्वीकृति दिखाती है। जब भी कोई क्रिएशन मास्टर कुछ ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो आत्मा क्यूई और जल तत्वों से भरपूर होता है, तो उत्परिवर्तित द्वीप फेल मिश्रण की थोड़ी मात्रा ही अवशोषित कर पाती है। मैं आपसे यह बात छिपाना नहीं चाहता भाई। मेरे गांव परिवार की दौलत के साथ भी इस द्वीप व्हेल को पालना असंभव है। लिन युआन वर्तमान में ट्रू डेटा का उपयोग करके उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल की जांच कर रहा था, जो अभी तक क्रिस्टल अंडे से नहीं निकली थी। लेकिन ट्रू डेटा ने दिखाया कि इस क्रिस्टल अंडे को अब आइलैंड व्हेल नहीं कहा जाता था। इसे वास्तव में फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल कहा जाता था। फे नाम तैरता हुआ द्वीप व्हेल, फे प्रजाति बलेन व्हेल वंश, हम्पबैक व्हेल प्रजाति, फे ग्रेड अनहेज, फे प्रकार क्यूई जल, फे गुणवत्ता सामान्य। यह तैरता हुआ द्वीप व्हेल सिर्फ पानी में रहने वाला प्राणी नहीं था। इसमें वास्तव में दो तरह की क्यूई और पानी थी। ट्रू डेटा की जानकारी की जांच करते समय यह फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल वास्तव में लिन युआन के लिए एक सुखद आश्चर्य था। जब नियमित द्वीप व्हेल एक काल्पनिक नस्ल में उन्नत हो जाते हैं, तो वे अपनी ताकत के अनुसार विभिन्न आकारों के समुद्री द्वीपों में विकसित हो जाते हैं। आइलैंड व्हेल के पीछे ठेकेदार अपनी इच्छानुसार कोई भी निर्माण कार्य कर सकता था। आइलैंड व्हेल एक परी थी जो समुद्र में व्हेल के गिरने के समारोह से पैदा हुई थी। इसलिए कोई भी महासागर परी उस पर हमला कर सकता था। वास्तव में जब द्वीपीय व्हेलों पर हमला हुआ, तो अधिकांश महासागरीय परियों ने वास्तव में द्वीपीय व्हेल की रक्षा की। आइलैंड व्हेल के पास कोई विशेष आक्रमण विधि नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आइलैंड व्हेल कमजोर थी। इसके विपरीत उसी श्रेणी के केवल कुछ ही जीव आइलैंड व्हेल के प्रहार का सामना कर सकते थे। इसके अलावा आइलैंड व्हेल एक चलता फिरता किला था। असली हमले हमेशा आइलैंड व्हेल की पीठ से ही होते थे। लेकिन इस फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल और आम आइलैंड व्हेल में अंतर यह था कि यह सिर्फ अपनी पीठ पर ही एक द्वीप बना सकती थी। हालांकि फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के पास दो विकल्प थे। या तो वह समुद्र में एक द्वीप बना सकती थी, या आसमान में उड़कर एक तैरता हुआ शहर बना सकती थी। लिन युआन ने गाओ फेंग की कही हुई बात सुनी। लिन युआन ने क्रिस्टल अंडे पर अपना हाथ रखा और द्वीप व्हेल अंडे में आध्यात्मिक शक्ति डालने का प्रयास किया। लिन युआन ने देखा कि फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का क्रिस्टल अंडा भी उसके द्वारा स्थानांतरित की गई केंद्रित स्पिरिट क्यूई को अस्वीकार कर देगा। ट्रू डेटा का उपयोग करके लिन युआन को कारण समझ में आ गया। हालांकि गाओ परिवार अंडे सेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु का उपयोग नहीं किया था। आइलैंड व्हेल को अंडे से बाहर निकालने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई की आवश्यकता थी, लेकिन बड़ी मात्रा में जल तत्वों के साथ आध्यात्मिक सामग्री की भी आवश्यकता थी। तभी आइलैंड व्हेल अंडे से बाहर निकल पाएगी। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के लिए भी यही स्थिति थी। भारी मात्रा में स्पिरिट क्यूई और पानी प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री के अलावा क्यूई प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री की भी आवश्यकता थी। तभी फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का अंडा बिना अस्वीकार किए पूरी तरह से अवशोषित हो पाएगा। फ्लोटिंग ने टिन आइलैंड व्हेल के पास एक बहुत ही खास संकुचन विधि थी। यह अन्य परियों की तरह नहीं थी, जिन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता था। इसके बजाय अंडे के छिलके पर अपनी आभा को स्थापित करने के लिए रक्त का
लंबे समय तक उपयोग करना पड़ता था। एक बार जब फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल ने अंडे के छिलके पर लगे खून को सोख लिया, तो वह अंडे से बाहर आने पर खून के मालिक को अपनी मां के रूप में पहचान लेगी। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल अपने आप उस व्यक्ति के साथ एक अनुबंध बना लेगी जिसे वह अपनी मां के रूप में पहचानती है। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के साथ अनुबंध करने का तरीका बहुत सरल था। फिर भी फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल को पालना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आम व्यक्ति या गुट हासिल कर सके। गाओ फेंग ने देखा कि लिन युआन क्रिस्टल अंडे को रगड़ रहा था जिसमें उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल थी। वह यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, भाई, अगर आपको लगता है कि यह द्वीप व्हेल काम नहीं करने वाली है, तो मैं व्यापार के लिए बहुत सारे स्रोत प्रकार की वस्तुएं भी साथ लाया हूं। लिन्युआन ने जवाब में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अगर उसे यह तैरता हुआ द्वीप व्हेल न देखने को मिलता, तो भी कोई बात नहीं थी। अब जब उसने इसे देख लिया है, तो वह इसे कैसे छोड़ सकता है? मैं इस आइलैंड व्हेल के लिए व्यापार करूंगा। हालांकि यह आइलैंड व्हेल मेरे 3 कान से महाकाव्य फय के लिए व्यापार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। गाओ भेंग ने अपनी आंखें झपकाईं और मन ही मन सोचा, लिन युआन हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा और इस अजन्मे द्वीप व्हेल के मूल्य में कटौती नहीं करना चाहेगा, है ना? अगर ऐसा होता तो गाओ फेंग उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल को रखना पसंद करता और व्यापार के लिए अपने सभी स्रोत प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता। भले ही ये एक अप्रकाशित द्वीप व्हेल थी, रेडियंस फेडरेशन में हर परिवार या गुट इसे इतनी आसानी से बाहर लाने में सक्षम नहीं होगा। गाओ परिवार को यह आइलैंड व्हेल भी संयोगवश ही मिली थी। जब गाओ परिवार के विशेषज्ञ समुद्र में गए थे, तो उनका सामना एक बहुत ही भयंकर तूफान और सुनामी से हुआ था। सोने की धातु से बने सभी जहाज समुद्री धाराओं के साथ दूर समुद्र में बह गए थे। गाओ परिवार के विशेषज्ञों के पास समुद्र की गहराई में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वे तूफान और लहरों से बच सकें जो स्टील को चीर सकती थीं। जब वे तूफान और लहरों से बच रहे थे, तब उनके तुम गांव परिवार के विशेषज्ञों ने संयोग से एक बड़े पैमाने पर व्हेल गिरने की घटना की खोज की थी, जो लगभग समाप्त हो चुकी थी। विशेषज्ञों ने व्हेल गिरने के स्थान की खोज की थी और केवल 2 अप्रकाशित क्रिस्टल अंडे ही खोज पाए थे, जिनमें द्वीप व्हेल थीं। हालांकि 2 बिना फूटे क्रिस्टल अंडे ले जाते समय गांव परिवार के विशेषज्ञों को घेर लिया गया था और समुद्री भय द्वारा उन्मत्त रूप से हमला किया गया था। साथ हुए राजा गांव परिवार के विशेषज्ञों की कीमत पर वे केवल एक बिना फूटे क्रिस्टल अंडे को वापस आने में सक्षम थे। जहां तक दूसरे अंडों से निकले द्वीप व्हेल की बात है, तो उसे युद्ध के दौरान महासागरीय परियों ने पकड़ लिया था। अगर गांव परिवार के राजा श्रेणी के विशेषज्ञ ने क्रिस्टल अंडे को चारा के रूप में इस्तेमाल करने की चालाकी नहीं दिखाई होती, तो वे अपने 7 राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को खोने के बाद भी क्रिस्टल अंडे के उन्मादी महासागरीय परियों में से एक के साथ भागने में सक्षम नहीं होते। हालांकि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी गाओ परिवार को एक आइलैंड व्हेल मिली थी जो एक उत्परिवर्तित प्रजाति थी। गाओ परिवार कई सालों से अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था और अभी भी उत्परिवर्तित आइलैंड व्हेल को आत्मा क्यूई और जल तत्वों को अस्वीकार करने से रोकने का कोई तरीका नहीं खोज पाया था। जैसे ही लिन युआन ने 2 अन्य कांस्य महाकाव्य आत्मा स्प्रिंग लिली को बुलाया, गाओ फेंग की आंखें झपकना बंद नहीं हुईं, क्योंकि वह कांस्य महाकाव्य आत्मा स्प्रिंग लिली को घूर रहा था, जो पीले रंग की थी और नारंगी रंग की थी। From the web powered by Zergnet, Tiffany Trump's baby shower was a fashion nightmare for most. The tragedy of JD Vance's wife is beyond sad. गाओ फेंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक पीली स्प्रिंग लिली थी। गाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में गाओ फेंग में 3 कांस्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली खरीदने की हिम्मत थी। हालांकि उसने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वह एक कांस्य महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली पा सकता है। 1 साल से ज्यादा पहले
गाओफेंग ने एक पीली स्प्रिंग लिली पाने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से वह एक कांस्य सामान्य पीली स्प्रिंग लिली भी नहीं पा सका। इसलिए जब उसने यह कांस्य महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली देखी, तो वह इतना उत्साहित हो गया कि वह अनजाने में ही कांप उठा। यदि लिन युआन की फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, तो गाओ फेंग की पीली स्प्रिंग लिली प्राप्त करने की इच्छा उससे 10 गुना अधिक थी। गाओ फेंग बचपन से ही अपनी प्रतिभा से असंतुष्ट था। हालांकि प्रतिभा ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए गाओ फेंग ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। गाओ फेंग को लगा कि चूंकि उसकी प्रतिभा एक औसत दर्जे का सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने की थी, इसलिए उसे अपनी सपोर्ट क्षमता का चरम पर उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब गाओ फेंग ने विंड मिस्ट सिटी की एडवांस्ड स्पिरिट क्यूई अकादमी में अध्ययन किया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर की सपोर्ट क्षमता चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, उसे अभी भी अपने साथियों पर निर्भर रहना होगा। गाओ फेंग को इस बात का गहरा एहसास था कि वह दूसरों के हाथों में अपना भाग्य सौंपकर कितना असहाय था। इसके बाद गाओ फेंग ने सोचा कि अपनी व्यक्तिगत आक्रामक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। यही कारण था कि निजी नीलामी के दौरान उसे स्रोत प्रकार के जीवन रूप हरिकेन ओवलेट मौत को प्राप्त करने की इतनी बड़ी इच्छा थी। हालांकि इस टूर्नामेंट के उद्घाटन की हालिया खबरों और सूचनाओं के कारण गाओ फेंग अपने मूल इरादों पर लौट आया था। उसके वर्तमान विचार अभी भी बहुत अनियंत्रित थे। चूंकि वह गाओ परिवार का एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज था, इसलिए उसके पास उपयोग करने के लिए बहुत सारी संपत्ति थी। अगर वह हमलावर शक्ति के साथ समर्थन करने पर अड्डा रहता, तो उसकी राय में उसकी आक्रामक क्षमताएं आक्रामक प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों से कभी बेहतर नहीं होती। अगर ऐसा हुआ, तो वह वास्तव में एक औसत दर्जे का व्यक्ति बन जाएगा। इस दौरान गाओ फेंग जांग नामक एक टीम की तलाश में था, ताकि वह एक सहारे के रूप में अपनी असली क्षमता का प्रदर्शन कर सके। गाओ फेंग एक पूर्वाग्रही पूर्णतावादी अंततः येलो स्प्रिंग लिली के साथ अपने सपनों को साकार होते हुए देख पाया। इसके अलावा यह येलो स्प्रिंग लिली कांस्य महाकाव्य में थी। गाओ फेंग ने इस कांस्य महाकाव्य पीले वसंत लिली को देखा और एक दृढ़ स्वर में लिन्युआन से कहा, भाई, यह उत्परिवर्तित द्वीप भेल वास्तव में दो कांस्य महाकाव्य आत्मा वसंत लिली और कांस्य महाकाव्य पीले वसंत लिली के योग्य नहीं है। गाओ फेंग ने एक पल के लिए रुककर बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, भाई, अपनी कीमत बताओ। दो कांस्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली और कांस्य महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली के बदले में आपको इस आइलैंड व्हेल के साथ साथ और कितने स्रोत प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है? लिन युआन मुस्कुराया और जवाब में अपना सिर हिलाया। जब लिन युआन ने अपना सिर हिलाया, तो गाओ फेंग तुरंत घबरा गया। जिस क्षण लिन युआन ने बिना अंडे वाली फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल को देखा, उसने पहले से ही गाओ फेंग के साथ संसाधनों का व्यापार करने की योजना बना ली थी। चूंकि गाओ परिवार ने इस फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल को पालने के लिए हर संभव कोशिश की थी, तो निश्चित रूप से उनके पास वह वस्तु थी जो लिन युआन चाहता था। इसके अलावा यह वस्तु जिसका उपयोग द्वीप व्हेलों के अंडे सेने के लिए किया जा सकता है, वह स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप में कभी भी दिखाई नहीं देगी। कारण सरल था, इस वस्तु की दुर्लभता ऐसी थी कि दुर्लभ जीवन रूप मंडप इसके लायक नहीं था। लिन युआन ने गाओ फेंग की आंखों में देखा और उदासीनता से कहा, अध्याय 252 मौलिक शेलफिश। लिन युआन की आवाज शांत तरीके से गूंजी। पहले आपने उल्लेख किया था कि आपके गांव परिवार ने इस उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल को पालने की कोशिश की थी, तो आपके गांव परिवार के पास एलिमेंटल शेलफिश होनी चाहिए, है ना? है ना? जैसे ही लिन युआन की आवाज धीमी हुई, गाओ फेंग की मूल रूप से घबराई हुई अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई।
वह वर्तमान में एलिमेंटल शेलफिश और कांस्य महाकाव्य पीले वसंत लिली के मूल्य का मूल्यांकन कर रहा था। भले ही येलो स्प्रिंग लिली वह सहायक प्रकार की परी थी जिसका गाओ फेंग ने सपना देखा था, गाओ फेंग को नहीं पता था कि उसे लिन युआन की शर्त माननी चाहिए या नहीं। गाओ फेंग जानता था कि चूंकि लिन युआन ने एलिमेंटल शेलफिश के साथ व्यापार करने की पेशकश की थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि लिन युआन ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। अगर गाओ फेंग एलिमेंटल शेलफिश के साथ व्यापार करने के लिए सहमत नहीं होता, तब यह बहुत संभव था कि वह इस कांस्य महाकाव्य पीले वसंत लिली को खो सकता था। हालांकि एलिमेंटल शेलफिश ऐसी चीज थी जिसे उसके जैसे प्रत्यक्ष वंशज भी अपने दम पर तय नहीं कर सकते थे। गाओ फेंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, भाई, आप एलिमेंटल शेलफिश को खुद द्वीप व्हेल का पोषण करना चाहते हैं। द्वीप व्हेल और एलिमेंटल शेलफिश को पोषित करने के लिए आवश्यक लागत और संसाधन कोई छोटी रकम नहीं है। लिन युआन ने छिपने की कोशिश नहीं की और सिर हिला दिया। चूंकि मैंने इस उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल के लिए व्यापार करने का फैसला किया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से कोशिश करना चाहता हूं। जब गाओफेंग उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल वाले इस क्रिस्टल अंडे को देख रहा था, तो उसकी पलकें लगातार झपक रही थीं। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल ने गाओ परिवार के कितने संसाधनों को बर्बाद कर दिया था। यह बस एक अथाह छेद था। यदि गाओ परिवार इतने लंबे समय तक इस उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल को पालने की कोशिश करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं कर सका, तो हाइन गाओ फेंग ने नहीं सोचा था कि लिन युआन इस उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल को पालने में सक्षम होगा। हालांकि गाओ फेंग ने लिन युआन की दृढ़ अभिव्यक्ति को पहले ही देख लिया था और उसे नहीं पता था कि उसे कैसे मनाना है। जब लिन युआन इस उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल को पोषित करने के लिए आत्मा द्रव को तैयार करने के लिए एक क्रेशन मास्टर की तलाश करता है, तो वह शायद इस कठिन परिस्थिति से पीछे हट जाएगा। एलिमेंटल शेलफिश के लिए गाओ फेंग ने झिझकते हुए 4 उंगलियां आगे बढ़ा दी। यदि आप एलिमेंटल शेलफिश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो मैं एक वयस्क एलिमेंटल शेलफिश भी नहीं दे सकता। मैं केवल 4 शिशु अवस्था एलिमेंटल शेलफिश दे सकता हूं जो अभी भी निष्क्रिय हैं। लिन युआन ने विचार किया और अपना सिर हिलाया। क्या भाई गाओ इतने तुच्छ नहीं हैं कि सिर्फ 4 निष्क्रिय शिशु एलिमेंटल शेलफिश ही दे सकते हैं? यह एक कांस्य महाकाव्य पीला स्प्रिंग लिली है। अगर भाई गाओ इसे भूल गए, तो आप इसे कहीं और नहीं पा सकेंगे। लिन युआन ने सुना कि एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित एलिमेंटल मोती का उपयोग द्वीप व्हेल को पोषित करने के लिए किया जाना चाहिए। उसे इस बारे में तब पता चला जब वह चंद्र महारानी के साथ प्रश्नोत्तर सत्र में था। लिन युआन को लगा कि यह काफी दिलचस्प है और उसने इसे नोट कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल, फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल प्राप्त करने में सक्षम होगा। लिन युआन जानता था कि अगर वह 4 निष्क्रिय शिशु एलिमेंटल शेलफिश के लिए व्यापार कर सकता है, तो यह उसके लिए पहले से ही बहुत उपयुक्त होगा। हालांकि चूंकि वह गाओ फेंग के साथ इतने कीमती फे का व्यापार कर रहा था, इसलिए उसे अभी भी कीमत थोड़ी बढ़ानी होगी। गाओ फेंग ने गंभीरता से जवाब दिया, भाई, अगर आप ये कांस्य महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली नहीं लाते, जिसे मैं मना नहीं कर सकता, तो मैं एलिमेंटल शेलफिश का व्यापार करने के लिए भी सहमत नहीं होता। हमारा गांव परिवार पिछले कुछ सालों से समुद्री क्षेत्र की ओर विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और उसने बहुत से राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की बलि दी है। हालांकि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद हमने केवल 15 एलिमेंटल शेलफिश ही जमा की हैं। 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश, गांव परिवार के पास बचे हुए 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश हैं। भाई लिन, अगर आप वास्तव में सोचते हैं कि 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश पर्याप्त नहीं है, तो मैं $5 लाख रेडियंस क्यों नहीं जोड़ देता।
गाओ फेंग के शब्दों ने लिन युआन को लाइटनिंग स्पैरो किंग की किंग क्लास टीम द्वारा आयोजित निजी नीलामी की याद दिला दी। स्रोत प्रकार के जीवन रूप तूफान उल्लू कीट के लिए व्यापार करने की कोशिश करते समय गाओ फेंग ने भी ऐसी ही बातें कही थीं। यह स्पष्ट था कि गाओ फेंग को इस येलो स्प्रिंग लिली में दिलचस्पी थी। अन्यथा वह इस तरह की गलत अभिव्यक्ति नहीं दिखाता और 5 लाख रेडियंस डॉलर जोड़कर देखता कि क्या वह किसी सौदे पर पहुंच सकता है। लिन युआन एलिमेंटल शेलफिश के बारे में जानता था और यह वास्तव में असामान्य रूप से मूल्यवान था। यह केवल गहरे समुद्र में ही उग सकता था, जहां अत्यधिक संकेंद्रित स्पिरिट क्यूई होती थी। हालांकि अत्यधिक संकेंद्रित स्पिरिट क्यूई वाले स्थान ऐसे स्थान थे जहां बड़ी संख्या में शक्तिशाली महासागरीय फय रहते थे। एलिमेंटल शेलफिश एक ऐसा फी था जिसकी स्पिरिट क्यूई सांद्रता की अत्यधिक मांग थी और यह लियू जी की कीट रानी के समान थी। हालांकि कीट रानी को अपनी क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करने, विकसित होने या अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केवल स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता की आवश्यकता थी। लेकिन एलिमेंटल शेलफिश के लिए अगर यह स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता वाले वातावरण में नहीं रहता तो यह कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। इसलिए अन्य गुटों के लिए एलिमेंटल शेलफिश को स्वस्थ रूप से जीने देने के लिए कम से कम एक क्लास 3 क्रिएशन मास्टर की आवश्यकता थी जो इसकी गहन देखभाल करे। एलिमेंटल शेलफिश के जीवित रहने के लिए स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता उत्पन्न करने वाले स्पिरिट तरल पदार्थ को तैयार करने के लिए सभी प्रकार की मूल्यवान आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता थी। एलिमेंटल शेलफिश का पालन पोषण एक ऐसा कार्य था जिसमें अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया गया था। जहां तक निष्क्रिय शिशु एलिमेंटल शेलफिश की बात है, जब तक उन्हें स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता के साथ जागृत नहीं किया जाता, तब तक शिशु एलिमेंटल शेलफिश बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में जीवित रहने में सक्षम होंगे। गाओ फेंग के लिए 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश की पेशकश करने का निर्णय लेना पहले से ही एक बहुत ही साहसी संकल्प था। लिन युआ ने सीधे सादे अंदाज में कहा, भाई गाओ से मिलना किस्मत में लिखा हुआ लगता है। क्यों ना मैं भाई गांव से दोस्ती कर लूं। मैं इन 2 कांस्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली और कांस्य महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली का व्यापार भाई गांव की बिना अंडे वाली उत्परिवर्तित द्वीप व्हेल और 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश के साथ स्वीकार करता हूं। यह कहने के बाद लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और पत्ती के आकार के फेय स्टोरेज बॉक्स से लंबे काले क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला। लंबे काले क्रिस्टल ने तुरंत स्याही के रंग की जेड चमक छोड़ी। काले क्रिस्टल का वह टुकड़ा कोई और नहीं बल्कि जेड बनावट वाला अगरवुड था। इससे पहले लिन युआन ने देखा था कि गाओ फेंग अगरवुड धूप की खुशबू से खुश था, इसलिए उसने बस गाओ फेंग को एक उपहार दिया। लिन युआन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह गाओ फेंग से एक व्यापारिक मित्र बना सके। भविष्य में वह गाओ फेंग को मध्यस्थ बनाकर गाओ परिवार के साथ व्यापार करने में सक्षम होगा, जिससे उसे ऐसे संसाधन प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी जो दुर्लभ जीवन रूप मंडप में नहीं मिल सकते। आत्मा की उजागृति के युग के दौरान रेडियंस डॉलर की क्रय क्षमता बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक तत्व और थे जिनका रणनीतिक मूल्य और महत्व था, जिन्हें रेडियंस डॉलर के साथ नहीं मापा जा सकता था। एलिमेंटल शेलफिश एक प्रकार का परी था। उच्च स्पिरिट क्यूई सांद्रता वाले वातावरण में एलिमेंटल शेलफिश एलिमेंटल मोती का उत्पादन करने में सक्षम होगी। एलिमेंटल मोती में सभी प्रकार की शुद्ध एलिमेंटल ऊर्जा होगी। एलिमेंटल मोती के भीतर मौजूद एलिमेंटल ऊर्जा तब फेय द्वारा पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए तैयार होगी। सामान्य परिस्थितियों में जब कोई परी आध्यात्मिक घटक का सेवन करता है तो वह केवल थोड़ी मात्रा में ही मौलिक ऊर्जा को अवशोषित कर पाता है। भले ही क्रिएशन मास्टर ने आध्यात्मिक अवयवों के साथ एक आत्मा द्रव तैयार किया हो, पर वह केवल थोड़ी अधिक मौलिक ऊर्जा ही अवशोषित कर पाता है, जिससे यह अत्यधिक बर्बादी बन जाती है।
यह उस स्थिति के समान था जब एक परी ने आत्मा क्यूई को अवशोषित कर लिया था। यहां तक कि अगर यह एक शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर था जो एक परी को बढ़ाने के लिए आत्मा तरल पदार्थ को तैयार कर रहा था, तो भी परी इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि लिन युआन अपने शरीर को दुनिया के भीतर आत्मा क्यूई को रूपांतरित करने और इसे फय में प्रवाहित करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करने में सक्षम था, जिससे फय को आत्मा क्यूई को पूरी तरह से 100% अवशोषित करने की अनुमति मिली। एलिमेंटल शेलफिश से उत्पन्न एलिमेंटल मोती और ऊर्जा का प्रभाव लिन युआन के शरीर और आत्मा क्यूई के समान ही था। हालांकि जब लिन युआन ने एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त की, तो उसे एलिमेंटल शेलफिश को उत्परिवर्तन की ओर ले जाने की आवश्यकता होगी। शिशु एलिमेंटल शेलफिश में से 2 को पानी प्रकार के आध्यात्मिक अवयवों का उपयोग करके उत्परिवर्तित किया जाएगा। उन्हें इक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश में उत्परिवर्तित किया जाएगा। यह शुद्ध जल तत्वों के साथ एलिमेंटल मोती बनाने की अनुमति देगा। अन्य 2 शिशु एलिमेंटल शेलफिश को क्यूई प्रकार के आध्यात्मिक तत्वों के साथ उत्परिवर्तित किया जाएगा, जिससे वे सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश में उत्परिवर्तित हो जाएंगे। वे शुद्ध क्यूई तत्वों के साथ मौलिक मोती का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। जहां तक अत्यधिक संकेंद्रित स्पिरिट क्यूई की बात है, लिन युआन को चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में हर जगह मौजूद थी। एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश एंड सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश पानी और क्यूई एलिमेंटल मोती प्राप्त करने के समान ही थे। तब तक यदि लिन युआन फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का पालन पोषण करना चाहता था, जो कि क्यूई और पानी का एक दोहरा प्रकार था, तो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। गाओ फेंग भी एक स्पष्टवादी व्यक्ति था। गाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते उसके पास कई ऐसे क्षण थे जब उसे योजना बनानी पड़ी। हालांकि गाओ फेंग के दिल में उसने पहले से ही लिन युआन को अपने समान क्षमता वाला व्यक्ति माना था और उससे दोस्ती करने का इरादा रखता था। अब जब लिन युआन ने उपहार के रूप में कीमती जेड टेक्सचर्ड अगरवुड लाया, तो गाओ फेंग को प्रभावित होने से नहीं रोका जा सका। उसने तुरंत अपने कंगन पर फूल के आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स से एक बर्फ नीले जेड टेक्सचर्ड बॉक्स निकाला। जैसे ही इस बर्फीले नीले रंग के जेड बॉक्स को बाहर निकाला गया, कनन तुरंत ही एक ठंडी आभा फैल गई। गाओ फेंग ने यह बर्फ नीला जेड ब्रॉकेट बॉक्स लिन युआन को सौंप दिया और कहा, भाई, मैं अपने परिवार से ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के माध्यम से विंड मिस्ट सिटी से आपको 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश भेजने के लिए कहूंगा। लिन युआन ने जेड ब्रॉकेट बॉक्स को स्वीकार कर लिया, जो ठंडी हवा पैदा कर रहा था, और उसे अस्वीकार नहीं किया। जब उसने इसे खोला, तो उसे किसी प्रकार के फे के विशाल गहरे नीले रंग के तराजू दिखाई दिए, जिनमें बहुत मजबूत जल ऊर्जा और ड्रैगन शक्ति थी। स्पष्ट रूप से इसावे से यह तराजू समुद्र में रहने वाले एक शक्तिशाली ड्रैगन प्रजाति के फे से था। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और इस बर्फ नीले जेड ब्रोकेट बॉक्स को अपने पत्ते के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित कर दिया। यह देखकर गाओ फेंग ने भी जेड बनावट वाली अगरवुड को अपनी कलाई पर फूल के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में रख लिया। व्यापार के बाद एक दूसरे को उपहार देना सद्भावना और एक दूसरे के प्रति मित्रता की अभिव्यक्ति थी। गाओ फेंग स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति से बहुत खुश था। जब उसने अपनी 2 कांस्य महाकाव्य स्पिरिट स्प्रिंग लिली और कांस्य महाकाव्य येलो स्प्रिंग लिली देखी, तो उसे खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सिरदर्द भी हुआ। हालांकि अब वह एक शुद्ध सहायक प्रकार का स्पिरिट क्यूई पेशेवर बन गया था। लेकिन उसने कभी भी टीम के साथी न होने की समस्या का समाधान नहीं किया था, जिससे वह निराश महसूस करता था। जब लिन युआन ने देखा कि गाओ फेंग की अभिव्यक्ति बदल रही है, क्योंकि वह 3 कांस्य महाकाव्य फे को देख रहा था जिसे उसने पोषित किया था, तो उसने पूछा, क्या इन कांस्य महाकाव्य फे ने कांस्य में जो विशेष कौशल सीखा है, उसके साथ कोई समस्या है?
जब लिन युआन इन 3 स्पिरिट स्प्रिंग लिली को बढ़ा रहा था, तो उसने उन्हें तब एपिक में पदोन्नत किया था जब वे एलीट स्तर पर थे। जब वे कांस्य तक पहुंचे, तो उनके पास उनके विशेष कौशल के लिए 3 मौके थे। उनके विचार में उनमें से किसी के लिए भी विशेष कौशल का उनका चुनाव बहुत अच्छा था, चाहे वह कोई भी हो। उस समय लिन युआन की पसंद गाओ फेंग की स्थिति पर आधारित थी। गाओ फेंग ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है। इन 2 स्पिरिट स्प्रिंग लिली या कांस्य में इस पीले स्प्रिंग लिली के विशेष कौशल मेरे लिए बहुत उपयुक्त हैं। इस बारे में बात करते हुए गाओ फेंग को लगा कि यह वास्तव में एक संयोग था। उसके दिमाग में उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लिन युआन ने जानबूझकर अपनी स्थिति के अनुसार कांस्य में फेय के विशेष कौशल को चुना था। उसने बस सोचा कि लिन युआन के पास मूल रूप से ये 3 कांस्य महाकाव्य फेय थे। गाओ फेंग ने स्पिरिट स्प्रिंग लिली के बारे में अपना विचार बदल दिया था, लेकिन उसने लिन युआन को कभी नहीं बताया था। तब से सिर्फ 4 घंटे से ज्यादा समय ही बीता था। इतने कम समय में गाओ फेंग ये अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करेगा कि ये 2 स्पिरिट स्प्रिंग लिली और यह पीली स्प्रिंग लिली सिर्फ कांस्य महाकाव्य तक पहुंच गई थीं। उन्होंने लगातार 3 बार आह भरी और कहा, मैंने केवल ब्रीज हिबिस्कस का अनुबंध किया था, लेकिन यह गोल्ड फैंटेसी ब्रीड फे बन गया है। इन 2 स्पिरिट स्प्रिंग लिली और इस येलो स्प्रिंग लिली के साथ मेरे सभी 4 अनुबंधित फे शुद्ध सहायक प्रकार के फहे हैं। अब मैं सिल्वर पावर ऑन फेंस टाइप फहे के साथ स्पिरिट क्यूई पेशेवर को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। किसी कारण से मेरे पिता चाहते हैं कि मैं इस वर्ष रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन में भाग लूं। मेरे लिए इसमें भाग लेना शर्मनाक होगा। भले ही मेरे पास गोल्ड फैंटेसी ब्रीड ब्रीज हिबिस्कस हो, लेकिन मेरे पास कोई हमला करने की क्षमता नहीं है और मैं कुछ ही समय में हार जाऊंगा। मैं हमेशा एक विश्वसनीय टीम ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त टीम नहीं मिल पा रही है। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। ऐसा माना जाता है कि गाओ फेंग ने लिन युआन के सामने अपने विचार प्रकट कर दिए थे। गाओ फेंग के शब्दों को सुनकर लिन युआन ने जवाब दिया, आप सिल्वर या ब्रॉन्ज पावर ऑन फेंस टाइप फे के बिना ठीक है। गाओ फेंग के अनुबंधित फे कमजोर प्लांट फे थे, जिनमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी और वे हमला करने में अच्छे नहीं थे। उनके प्लांट बॉडी भी बहुत कमजोर थे। अगर एक स्थिर टीम में उसके साथी अकेले ही काफी मजबूत होते, तो गाओ फेंग ऐसे अनुबंधित फय के साथ भगवान के स्तर का समर्थन करता। लेकिन अगर उसके साथी पर्याप्त मजबूत नहीं होते और उसे उसका नेतृत्व करना पड़ता, हमेशा समय का मशमा पसी नीति तक, तो ये 4 बनाम 5 जैसा होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि गाओ फेंग की भूमिका केवल शक्तिशाली टीम को और मजबूत बनाना था। एक कमजोर टीम में भले ही गांव फेंग अपने साथियों को बढ़ाए, उन्हें और उनके फय को आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने में मदद करे और गलती सहनशीलता बढ़ाने के लिए मुख्य फय को सुरक्षित रखे, फिर भी वह कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता था। अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, तो वे अभी भी पराजित होंगे। लिन युआन की राय में यह वास्तव में गाओ फेंग के लिए आय के ये बहुत कठिन था। जब गाओ फेंग ने लिन युआन को ऐसा कहते सुना, तो वह अवाक रह गया। क्या लिन युआन को मुझे सांत्वना नहीं देनी चाहिए? वह नियमानुसार क्यों नहीं खेल रहा है? 2 घंटे से भी कम समय में उन 4 निष्क्रिय अम्हेदंश के शिशु एलिमेंटल शेलफिश को विंड मिस्ट सिटी के गाओ परिवार से लिन युआन के पास भेज दिया गया। गाओ फेंग ने 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश को देखा, जो लिन युआन की आस्तीन पर लगे एम्बर बटन जितने बड़े नहीं थे, और कहा, एक बार जब आप इन 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश में स्पिरिट क्यूई डाल देंगे, तो अगर 5 मिनट के भीतर उनके जीवित रहने के लिए स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता नहीं होगी, तो वे मर जाएंगे। गाओ फेंग ने जब यह कहा तो वह बहुत गंभीर था, क्योंकि उसने जो कहा था वह एक खूनी सबक था, जो गाओ
परिवार ने एलिमेंटल शेलफिश का पालन पोषण करते समय और कई शिशुओं को खोने के दौरान अभ्यास के माध्यम से सीखा था। अगर गाओ फेंग लिन युआन को दोस्त नहीं मानता, तो वह ऐसे शब्द नहीं कहता। लिन युआन ने 4 एलिमेंटल शेलफिश को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया। स्पिरिट लॉक से स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता के तहत ये 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश अपनी निष्क्रियता से जागेंगे और अत्यधिक शुद्ध स्पिरिट क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अपने अंदर अवशोषित करेंगे। 2 एलिमेंटल शेलफिश को इक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश और अन्य 2 को सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश में बदलने के बाद वह उनके ग्रेड को कांस्य पर रोक देगा और उन्हें सिल्वर तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि अगर वे सिल्वर तक पहुंच जाते तो वे एक अन्य प्रकार के फी एक्सप्लोसिव पर्ल शेलफिश में विकसित हो जाते। सिल्वर एक्सप्लोसिव पर्ल शेलफिश उसके हमलों को बढ़ाएगा। इससे बनने वाले एलिमेंटल मोती एक बम बन जाएंगे जिसमें एलिमेंटल ऊर्जा होगी और अब इसे दूसरे फे द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जा सकता। अगर यह सच में होता तो लिन युआन हार जाता। लिन युआन के साथ व्यापार के बाद गाओ फेंग ने उसे एक मित्र के रूप में जोड़ने के लिए उसका संपर्क पूछा। जाने से पहले गाओ फेंग ने अचानक कहा, भाई, आपके पास यहां पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी की बहुत सारी सामग्री है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास कुछ अतिरिक्त है जिसे आप बेचना चाहते हैं। यह सुनकर लिन युआन ने जवाब दिया, मेरे पास यहां बहुत कुछ है। यदि आप उनका व्यापार करना चाहते हैं तो हम फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क करेंगे। जब गाओ फेंग ने यह सुना तो वह भाई शावरवन की तरह बहुत खुश हुआ। गाओ फेंग अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, अगर मुझे लिन युआन से बड़ी मात्रा में जेड बनावट वाली लकड़ी मिल जाए, अरे घर की पुरानी चीजें कितनी खुश होंगी। संपन्न परिवारों के लिए घर में रखे गए पूर्णतया जेड बनावट वाली लकड़ी से बने फर्नीचर या आभूषण विरासत और गरिमा का प्रतिनिधित्व करते थे। गांव फेंक के चले जाने के बाद लिन युआन ने समय देखा और पाया कि शाम हो चुकी थी। वह अपनी हवेली से निकलकर रेडिएंट मून पैलेस की ओर चल पड़ा। अपने गुरु मून महारानी से मिलने के बाद वह आज प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। लिन युआन लीनिंग मून माउंटेन पर पहुंचा तो उसने जिनकी को देखा, जो एक हल्के पीले रंग की आत्मा परिचारक की पोशाक पहने हुए था। कुछ पौधों की मृत शाखाओं को साफ कर रहा था क्योंकि उन्हें पदोन्नति मिल गई थी। जब जिन कुई ने लिन युआन को देखा तो उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और उनका अभिवादन किया। नमस्कार भगवान लिन युआन। फिर वह जल्दी से कहीं और चली गई ताकि वह झुकते हुए चंद्रमा पर्वत पर किसी स्थान की देखभाल कर सके। जिनकी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब वह उसके बारे में पहले की तरह नहीं सोचती थी। उसके मन में एक तरह का भय और भय था। जब से वेन्यू को सहायक के रूप में चुना गया था, जिनकी हमेशा डर में रहती थी। उसे डर था कि वेन्यू उसमें कोई कमी निकालेगा। लिन युआन भी वेन्यू को उससे निपटने में मदद करता था। जिन कुई को अब समझ में आ गया था कि वेन्यू केवल शब्दों के बल पर ही अपनी आत्मा परिचारिका की योग्यता को छीन सकती है। लिन युआन, जो कि रेडिएंट मून पैलेस का युवा स्वामी है, कि तो बात ही छोड़िए। लिन युआन, जो रेडिएंट मून पैलेस की ओर जा रहा था, उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। उसे निश्चित रूप से लगेगा कि अगर किसी को उत्पीड़न की जटिलता है तो उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता होगी। अगर कोई कुछ गलत नहीं करता है तो उत्पीड़न की जटिलता जैसी मानसिक बीमारी होना बहुत मुश्किल होगा। वह रेडिएंट मून पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मालकिन मून एम्प्रेस एक पन्ना हरे रंग की बोतल पकड़े हुए थी, जिसमें हल्का बैंगनी रंग का स्पिरिट द्रव था। उसकी कलाई हिली और हल्का बैंगनी रंग का स्पिरिट द्रव मथने लगा। उसे लगा कि उसके सामने आसमान में गिरते हुए प्राचीन पेड़ हैं, जिनमें एक राजसी जीवन शक्ति है
जो गहरे नीले आकाश को थामे रखने में सक्षम लगती है। चंद्र महारानी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की और बोतल में मौजूद आत्मिक तरल पदार्थ बैंगनी गैस के दो कण बन गए तथा दीप्तिमान चंद्र महल के पास स्थित दो डायमंड लीजेंड सिल्वर स्टेमन गोल्ड लस्टर कैसिया के चारों ओर लिपट गए। प्रत्येक सिल्वर स्टेमन गोल्ड लस्टर कैसिया द्वारा हल्के बैंगनी रंग की स्पिरिट क्यूई की किरणों को अवशोषित करने के बाद उनमें से एक पर शाखाएं और पत्तियां अधिक रसीली हो गईं और दूसरी पर वे तुरंत मुरझा गईं। शाखाओं पर सिल्वर स्टैमन गोल्ड प्लस कैसिया के फूलों सहित सभी पत्तियां तुरंत गायब हो गईं। चंद्र महारानी ने लिन युआन के आगमन को देखा और उस पर हाथ हिलाते हुए कहा, चलो आंतरिक महल में चलते हैं। यह सिल्वर स्टैमन गोल्ड तो कैसिया मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है। जब यह नई कलियां उगाएगा और सुजैन तक पहुंचेगा तो मैं सुजैन ब्लड रेडवुड फ्रीडम लोटस और होली रिवर से तैयार स्पिरिट फ्लूइड का इस्तेमाल व्यर्थ नहीं करूंगी। लेन युआन पहले से ही रेडिएंट मून पैलेस के सामने दो सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग कर रहा था। मुरझाया हुआ सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया ने स्पष्ट रूप से एक इच्छा शक्ति रून को समझ लिया था और सुजरेन में पदोन्नत होने के लिए ऊर्जा जमा कर रहा था। सुजरेन में प्रवेश करने के बाद अगर यह विश्व सफाई से बच सकता है तो यह एक मिथक नस्ल का फी बन जाएगा। यद्यपि अन्य रसीले सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया की वृद्धि अच्छी हुई तथा शरद ऋतु के अंत में इसमें फूलों की कलियों से भरा एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, फिर भी वास्तव में इसमें कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। लिन युआन को सिर्फ एक मानसिक झटका लगा और उसके दिल में समझ की भावना उमड़ पड़ी। उसे लगा कि इस समझ में कुछ कमी है। जब तक वह इसके निशान को तोड़ता रहेगा वह इच्छा शक्ति ऋण को समझने में सक्षम हो जाएगा। लिन युआन में आए बदलावों को महसूस करते हुए चंद्र महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक स्वर्ग और पृथ्वी की भावना है तब तक इच्छा शक्ति ऋण प्राप्त करना बस समय की बात है। आपको अपने दिमाग में ज्ञानोदय पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस प्रवाह के साथ चलें। लिन युआन ने सिर हिलाया। वह हमेशा आशावादी रहा था, इसलिए उसने इच्छा शक्ति ऋण की उस धुंधली धारणा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिसे वह अब भी समझ नहीं पाया था। यह एहसास की समझ से बस एक बाल की दूरी पर हूं। कुछ कुछ ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति छींकने की कोशिश कर रहा हो और लगभग छींकने में सफल भी हो रहा हो। दीप्तिमान चंद्र महल के मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद लिन युआन का चंद्र महारानी के साथ प्रश्न उत्तर सत्र काफी देर तक चला। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि इस अवधि में जैसे जैसे लिन युआन अधिक शक्तिशाली होता गया और अधिक चीजों के संपर्क में आया उतना ही वह अपनी उथल पुथल को महसूस कर सकता था। हालांकि सवाल जवाब सत्र ने उथल पुथल की इस भावना की पूरी तरह से भरपाई कर दी। जब तक वह चंद्र महारानी से अपने संदेहों के बारे में पूछता वह उसे कुछ शब्दों में पूरी तरह से समझा सकती थी। साथ ही उसने लिन युआन से जो सवाल पूछे वे लिन युआन को मजबूत करने की एक प्रक्रिया थी। इस प्रश्नोत्तर सत्र में उन्होंने अपने कई अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान कर लिया था तथा इससे उन्हें बहुत लाभ होने की समृद्ध भावना ने बहुत सहज महसूस कराया। लिन युआन ने चंद्र महारानी को प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने के अपने विचार के बारे में बताया। उसने मुस्कुराते हुए लिन युआन के विचारों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में अपने बच्चे के प्रति गर्व भरा भाव था। चंद्र महारानी लिन युआन की वर्तमान ताकत जानती थी। पहले तो वह बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने कभी उससे पूछने की पहल नहीं की। उसकी राय में हर आत्मा क्यूई पेशेवर के पास अपने अवसर और रहस्य होने चाहिए। लिन युआन के स्वामी के रूप में चंद्र महारानी हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती थीं और चुपचाप उसे आगे बढ़ते हुए देखती थीं। यद्यपि वह हमेशा इस बात को लेकर आत्मग्लानि में रहती थी कि वह उसके मार्ग में ज्यादा मदद नहीं कर सकी, फिर भी वह अपने शिष्य की आत्मनिर्भरता और आत्म सुधार की सराहना कैसे न कर सकती थी। तन गति थी क्योंकि वह एक शीर्ष विशेषज्ञ थी। ऐसे चरित्र और दृढ़ता के बिना
किसी के लिए सच्चा विशेषज्ञ बनना कैसे संभव हो सकता है। लिन युआन ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने गुरु न न न न अमशंता के मैं इस गुरु चंद्र महारानी की ओर देखा। गुरु, अपने प्रशिक्षण के बाद मैं रेडियंस 100 सीक्वेंस के चयन में भाग लेने की योजना बना रहा हूं। फिर उसने उसे सारी बातें बताईं कि इसमें भाग लेने के लिए उसे क्या-क्या सहना पड़ा। हालांकि चंद्र महारानी को इस बारे में बहुत पहले से पता था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका और चुपचाप सुनती रहीं। उनके अनुसार जब उनके शिष्य ने उन्हें अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, तो यह उनके शिक्षक के रूप में सबसे खुशी की बात थी। लिन युआन शाम को रेडिएंट मून पैलेस में डिनर के लिए रुके। रेडिएंट मून माउंटेन से नीचे जाने से पहले तन में थे। चंद्र महारानी ने लिन युआन को बुलाया और उसे एक बहुत ही सामान्य लकड़ी का टोकन दिया, जिसके ऊपर और नीचे एक आधा चांद था। ऊपरी और निचले आधे चांद लगातार घूमते हुए लग रहे थे और एक चक्कर में 1 महीना बीत गया। लिन युआन ने लकड़ी के टोकन को देखा और हैरान रह गया। मून एम्प्रेस ने आगे बढ़कर बताया, यह एक स्रोत प्रकार की वस्तु है जिसे एक्सट्रीम टोकन कहा जाता है। इसमें मेरे फे कोल्ड मून लोन डिस्क का वन टाइम मून लाइट डोमेन है, जो मदर ऑफ ब्लड बैथ के अलावा आत्म सुरक्षा के लिए आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। चंद्र महारानी ने हल्की मुस्कान के साथ यह कहा। हालांकि उसने रक्तबीज की मां को लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में नियुक्त किया था और इसे एक पूरी रणनीति कहा जा सकता था, लेकिन वह अपने शिष्य की सुरक्षा के बारे में उसके गुरु के रूप में कैसे निश्चिंत हो सकती थी। लिन युआन को अचानक लगा कि उसकी आंखें थोड़ी सूखी हैं, क्योंकि वह इस बहुत ही सामान्य स्रोत प्रकार की वस्तु एक्सट्रीम टोकन को देख रहा था। वह उसकी आत्मा की गहराई से एक तरह का निस्वार्थ प्रेम और देखभाल महसूस कर सकता था। चंद्र महारानी ने लिन युआन को देखा और उसका कॉलर सीधा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, शिष्य, चूंकि तुमने अकेले जाने का फैसला किया है, इसलिए तुम अपना खुद का गुट स्थापित करने का प्रयास कर सकते हो। रेडियंस फेडरेशन के भीतर स्थिरता और खुशी इसलिए है क्योंकि यह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि रेडियंस फेडरेशन के बाहर की दुनिया अच्छाई और बुराई की वास्तविकताओं से मिली हुई है। यह वह दुनिया होगी जिसमें आपको जल्द या बाद में कदम रखना होगा। याद रखो, किसी भी पल मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। मेरे साथ, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम आसमान में छेद कर दो, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में 2 अर्धचंद्र हों, जो यह कहते समय लगातार सघन होते और लुप्त होते जा रहे थे। महारानी ने हाथ हिलाकर गर्मजोशी से कहा, जाओ, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। रात काफी हो चुकी थी जब लिन युआन लीनिंग मून माउंटेन से नीचे उतरा। उस पर ठंडी शरद ऋतु की हवा बह रही थी। अचानक उसे एक अवर्णनीय एहसास हुआ। यह महत्वाकांक्षा और महान आकांक्षाओं की भावना थी। लिन युआन किराए में एक आदमी को बड़ा दिल वाला होना चाहिए। भले ही वे जीवन और मृत्यु के कष्टों से बहादुरी से न गुजरे हों या इस अंधकारमय दुनिया में पूरी तरह से भटके हों, उन्हें युवावस्था में किसी भी तरह का आभार या बदला लेना चाहिए। लिन युआन पर अब ज्यादा बाहरी दबाव नहीं था, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अगर उसे ताकत के मामले में दबाव महसूस भी होता, तो वो कुछ ऐसा होता जो वो खुद को देता। 18 साल की उम्र में इतनी ताकत होना एक युवा हीरो कहा जा सकता है। अपने गुरु की बातें सुनते ही उसके मन में अचानक अपना गुट बनाने का विचार आया। हालांकि उसने गिल्ड क्लब बनाने का विचार भी विकसित किया था, लेकिन इसे गुट नहीं माना जा सकता था। लिन युआन के पास अब फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल थी, एक ऐसा परी जिसे दुनिया का रणनीतिक संसाधन कहा जा सकता है। वह फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल की पीठ पर
अपना एक गुट बना सकता था। यह एक विशालकाय जानवर की तरह होगा जो अपनी पीठ पर तैरते शहर को सहारा दे रहा होगा। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल शहर को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र की सतह पर ले जा सकती है तथा बादलों के बीच तैर सकती है। यदि लिन युआन ने फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल की पीठ पर गुट का निर्माण किया तो उसका स्थापित गुट दुनिया में कहीं भी जा सकता था। यह कहा जा सकता है कि फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल लिन युआन के लिए एक गुट स्थापित करने की नींव थी। हालांकि इतने बड़े गुट को स्थापित करने के लिए उसे कितने संसाधनों की जरूरत होगी। संसाधनों का संग्रह लिन युआन के सामने एक प्राथमिक समस्या बन गई थी। पहले उसने स्रोत प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था, बिना इस बात की परवाह किए कि वह या उसके दोस्त उनका उपयोग कर सकते हैं या नहीं। उसने इन स्रोत प्रकार की वस्तुओं को केवल रणनीतिक संसाधन के रूप में माना। अब जबकि वह अपना स्वयं का गुट स्थापित करने का इरादा रखता है, तो रणनीतिक संसाधनों को एकत्रित करने की उसकी गति को स्पष्ट रूप से एक बूंद के समान ही माना जा सकता है। अचानक लिन युआन को गाओ फेंग की प्रतिक्रिया याद आ गई जब उसने पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी से बने फर्नीचर को देखा था। विंड मिस्ट सिटी के सबसे अमीर गांव परिवार के एक मुख्य सदस्य के रूप में गाओ फेंग को अभी भी जेड टेक्सचर्ड लकड़ी से प्यार था और वह उसे संजो कर रखता था। यह देखा जा सकता था कि अमीर परिवारों के बीच जेड टेक्सचर्ड लकड़ी का बाजार कितना व्यापक था। यह कहना कि यह जेड बनावट वाली लकड़ी इतनी दुर्लभ थी कि कोई इसे पा नहीं सकता था, यह वास्तव में कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों और फेयस की तुलना में बहुत अधिक थी। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि रेडियंस फेडरेशन में कई प्रतिष्ठित लोग इस पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी की अत्यधिक मांग कर रहे थे और बाजार वास्तव में बहुत विशाल था। जैसे ही जेड बनावट वाली लकड़ी बाजार में आई, बड़े परिवार तुरंत उसे खरीद लेने लगे। ये संपन्न परिवार पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी खरीदने का यह मौका नहीं चूकते। आह, चाहे कुछ भी हो, जब तक वे कीमत वहन कर सकते थे, वे इसे खरीदते और स्टॉक करते थे। भले ही जेड बनावट वाली लकड़ी से बने आभूषण या फर्नीचर केवल सजावट के लिए थे, लेकिन वे एक निश्चित सीमा तक समृद्ध परिवारों की विरासत और गरिमा का प्रतिनिधित्व करते थे। लिन युआन का स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र अब 80 वर्ग मीटर आकार का था। यह क्षेत्र वास्तव में छोटा नहीं था। स्पिरिट पूल और परमानंद की शुद्ध भूमि द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के अलावा अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा स्थापित किया जा सकता है। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शेष खाली स्थानों के लिए कभी भी कोई विस्तृत योजना और एकीकरण नहीं किया था। इस प्रकार स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी खाली जगह थी जिसका उपयोग किया जा सकता था। लिन युआन ने अंदर लकड़ी का एक बड़ा जत्था रखा था और उसमें से आधी लकड़ी का उपयोग लाल चंदन की लकड़ी से बने मछली टैंक और कुछ जेड बनावट वाले फर्नीचर के निर्माण में कर लिया था। उन्होंने कुछ और कीमती लकड़ियां संग्रहित करने तथा कुछ परियों को रखने का निर्णय लिया जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध और संकेंद्रित स्पिरिट क्यूई वाले वातावरण में रूपांतरित हो सकें। जहां तक उन आध्यात्मिक सामग्रियों का प्रश्न है जो आत्मा क्यूई की उच्च सांद्रता के अंतर्गत रूपांतरित हो सकती हैं, उन्होंने उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखने की योजना नहीं बनाई थी। एक कारण यह था कि लिन युआन के लिए उन आध्यात्मिक सामग्रियों की खोज करना बहुत परेशानी भरा होगा जो स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप पर आध्यात्मिक क्यूई की अत्यधिक उच्च सांद्रता के तहत रूपांतरित हो सकती हैं। दूसरा कारण यह था कि उन आध्यात्मिक सामग्रियों को जेड बनावट वाली लकड़ी की तुलना में कायापलट के लिए अधिक समय लग सकता था। इसके अलावा अधिग्रहण मूल्य साधारण लकड़ी की तुलना में बहुत अधिक था जो स्पिरिट क्यूई की सांद्रता के तहत स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जेड बनावट वाली लकड़ी बन सकती थी। अंत में ये आध्यात्मिक सामग्रियां न केवल बाजार में जेड टेक्सचर्ड लकड़ी की तुलना में कम थीं, बल्कि उनकी कीमत भी अतुलनीय थी। आखिरकार जेड टेक्सचर्ड लकड़ी का न केवल वास्तविक मूल्य था, बल्कि विरासत
और गरिमा का प्रतीक होने का अतिरिक्त मूल्य भी था। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सभी खाली जगहों का इस्तेमाल किया। ये पूरी तरह से जेड बनावट वाली कीमती लकड़ी और दुर्लभ फई, जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता के साथ रूपांतरित हो जाती थीं, उसके लिए अपना गुट स्थापित करने के लिए ट्रम्प कार्ड और पूंजी थी। चूंकि लिन युआन के मन में अपना स्वयं का गुट स्थापित करने का विचार था और उसके पास संसाधनों को इकट्ठा करने की विधि और विचार था, इसलिए उसे अपने गुट के प्रोटोटाइप को स्थापित करने की योजना बनाने से पहले उन्हें थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना पड़ा। यह सब रातों रात नहीं हो सकता था, इसलिए लिन युआन जल्दी में नहीं था। उसने पहले एक ठोस नींव स्थापित करके शुरुआत करने की योजना बनाई। आखिरकार फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का अभी तक अंडों से निकलना बाकी था। इससे पहले कि वह एक काल्पनिक नस्ल बन जाए, वह एक ऐसा विशालकाय प्राणी नहीं बन सकता था जो अपनी पीठ पर एक शहर को सहारा दे सके। हवेली में वापस आकर लिन युआन ने देखा कि वेन्यू अपने कपड़ों को एक एक करके सावधानीपूर्वक मोड़ रहा था और अपने प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कपड़ों को बाहर एक बटन जैसे डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में रख रहा था, जो स्रोत प्रकार के सोर्स सैंड के समान था। हु क्वान एक चमकदार चाकू से पूरी तरह से जेड टेक्सचर वाली आड़ू की लकड़ी को तराश रहा था, जो कॉर्नेलियन जैसा रंग प्रस्तुत कर रही थी। उसने जल्द ही एक सड़ते हुए आड़ू के पेड़ को तराश दिया, जिसकी शाखाएं ड्रैगन जैसी थीं। नक्काशी के आधार पर जमीन पर सड़ते हुए आड़ू के पेड़ से बिखरी कुछ आड़ू की शाखाओं से ऐसा महसूस होता था कि उनमें तुरंत आड़ू उग सकते हैं। लिन युआन आह भरते हुए बोले, बुद्ध का सार आकाश में घूमता है और वसंत की हवा हर साल नीले ड्रैगन के ऊपर बहती है। कभी कभी पत्तियां जमीन पर गिरती हैं, जो धरती पर 100 फूलों वाले पेड़ की तरह बिखरी होती हैं। जब हु क्वान ने लिन युआन की बातें सुनी, तो उसने अपनी नक्काशी की गति बढ़ा दी और इस आड़ू की लकड़ी की नक्काशी के आधार पर लिन युआन द्वारा सुनाई गई कविता उकेर दी। उसने कहा, लिन युआन, पिछले कुछ दिनों से यहाँ काम करते हुए मैंने नक्काशी के लिए जिन अच्छी सामग्रियों का इस्तेमाल किया है, वे उन सामग्रियों से कहीं बेहतर हैं जो मैं आमतौर पर एक साल में देखता हूँ। लिन युआन ने जवाब दिया, अंकल हूँ, अगर आप कड़ी मेहनत से नहीं डरते हैं तो मेरे पास नक्काशी के लिए बहुत सारी उपयुक्त सामग्री है। आप किसी भी तरह की जेड बनावट वाली लकड़ी चुन सकते हैं। हु क्वान की आंखें तुरंत चमक उठीं, इतनी चमक कि मानो साइबेरियाई नेवला बूढ़ी मुर्गी को देख रहा हो। उसने तुरंत कहा, मैं कैसे कह सकता हूं कि यह थका देने वाला है। इससे ज्यादा मजेदार कुछ और नहीं है। वेन्यू ने हु क्वान की ओर देखा और प्रशंसा भरे भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि हु क्वान वाकई एक बेहतरीन टूलमैन है, जो खुशी खुशी अथक परिश्रम करता है। उसने एम्बर बटन के आकार का डायमंड फेस्ट स्टोरेज बॉक्स लिन युआन को सौंप दिया और कहा, युवा मास्टर, मैंने इस डायमंड फेस्ट स्टोरेज बॉक्स में आपके प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सभी सामान तैयार कर लिए हैं। हालांकि आप कुछ महीनों के लिए प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैंने 3 साल के लिए कपड़े, भोजन, फल और पानी तैयार कर लिया है। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को समायोजित करना। लिन युआन ने वेन यू से एम्बर बटन के आकार का डायमंड व स्टोरेज बॉक्स लिया और उसे चेक किया। उसने पाया कि अंदर सभी तरह की आपूर्ति अलग अलग श्रेणियों में व्यवस्थित थी। प्रत्येक प्रकार की आपूर्ति को एक निश्चित स्थान पर सावधानी पूर्वक रखा गया था। उसने प्रत्येक भोजन को भी सावधानी से पैक किया था। स्पष्ट रूप से उसने ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। लिन युआन ने ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स से इस एम्बर बटन के आकार का डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स विशेष रूप से बनवाया था और इसे उसके हाथों तक पहुंचने में आधा महीना लग गया था। यह फे स्टोरेज बॉक्स उसके पिछले पत्ती के आकार और बीटल के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से अलग था। दोनों ही ब्रोच के आकार के थे, लेकिन यह एम्बर बटन के आकार का डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स कफलिंग जैसा था। लिन युआन ने इस एम्बर बटन के आकार का डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स अपने कफ पर पहना था और स्रोत प्रकार के सोर्स सैंड को अपने कफ पर
फये स्टोरेज बॉक्स पर फिट होने दिया था। इस तरह जब वह भविष्य में सोर्स सैंड का इस्तेमाल करेगा, तो किसी को भी उसके कफलिंक पर एम्बर बटन जैसी चीज के बिना किसी कारण के गायब होने का पता नहीं चलेगा। यह उसके लिए अपने सोर्स टाइप सोर्स सैंड को छिपाने का एक तरीका भी था। इस समय हु क्वान आया और हंसते हुए बोला, लिन युआन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी के बारे में जो कुछ भी कहा है उसे गंभीरता से लेते हैं। जब लिन युआन ने हु क्वान की उत्सुक अभिव्यक्ति को देखा, तो वह जानता था कि अगर उसने ये पूरी तरह से जेड बनावट वाली सामग्री हु क्वान को नहीं दी, तो वह आज रात अच्छी तरह से सो नहीं पाएगा। लिन युआन कल सुबह जल्दी ही प्रशिक्षण के लिए निकल जाएगा और इस दौरान हवेली में नहीं रहेगा। उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बची हुई पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी को निकाल लिया। हुक्वान ने लकड़ी के उन टुकड़ों को देखा जो पूरी तरह से जेड टेक्सचर वाले थे और जो हर तरह के रंग बिखेर रहे थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। वह इतना खुश था कि उसने एक बच्चे की तरह वाह वाह की। अंकल हु, देखिए कि हवेली के किन हिस्सों को इन पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी के टुकड़ों से सजाया जाना चाहिए। आप डिजाइन बनाने की पहल कर सकते हैं। जब मैं अपनी ट्रेनिंग से लौटूंगा, तो मैं आपको पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी का एक और बैच दूंगा। लिन युआन ने हु क्वान को जो लकड़ी के पूर्णतया जेड बनावट वाले टुकड़े दिए थे, उनका उपयोग हवेली में किया जाना था। यदि लिन युआन को अन्य समृद्ध परिवारों के साथ व्यापार करना होता, तो उसे केवल जेड बनावट वाली लकड़ी का पूरा टुकड़ा निकालने की आवश्यकता होती। वे संपन्न परिवार आमतौर पर उच्च श्रेणी के आत्मा शिल्पकारों की पूजा करते थे, पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी जैसी सुंदर वस्तुओं के लिए। तो जो है सोने और जेड की तरह थी, केवल तभी जब इसे मालिक की इच्छानुसार डिजाइन किया गया हो, तब यह पूरक हो सकती है। लिन युआन के पास पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी नहीं थी। चूंकि वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जगह को एकीकृत करना चाहता था, इसलिए जगह का सबसे अच्छा उपयोग इसे उचित रूप से विभाजित करना था। वह जगह के समतल और ऊंचाई का उपयोग करेगा। इसलिए लिन युआन ने हु क्वान को दो विशाल अलमारियां बनाने के लिए बड़े प्लैटिन की लकड़ी के कुछ टुकड़े फाड़ने दिए। उसने इन प्लैटिन की लकड़ी की अलमारियों को बहुत चौड़ा और मोटा बनाया, ताकि वह लकड़ी के बोर्ड की चादरें रख सके। जब हु क्वान उसके लिए यह सब बना रहा था, तो वह अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। लिन युआन के पास जेड बनावट वाली लकड़ी के ये पूरे टुकड़े हैं, लेकिन वह अलमारियों को बनाने के लिए इस साधारण प्लाटेन की लकड़ी का उपयोग करता है, जिसकी लागत फेडरेशन के हजारों डॉलर है। वह इन अलमारियों को इतना बड़ा क्यों रखना चाहता है? हु क्वान आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह वास्तव में अमीरों की दुनिया को नहीं समझ पाया था। हालांकि क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के तौर पर उन्होंने इस बड़ी शेल्फ को बनाते समय नक्काशी की। प्रत्येक प्लैटिन लकड़ी पर उन्होंने फीनिक्स के पंख उकेरे, जिस पर एक फीनिक्स बैठा था और उसने उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए हुए थे। चीनी छत्र वृक्ष को हमेशा से फीनिक्स पक्षी के निवास स्थान के रूप में जाना जाता रहा है, जो प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों में वर्णित एक काल्पनिक प्राणी है। फीनिक्स ऊंची पहाड़ी पर रोता है और चीनी छत्र वृक्ष सूरज की ओर मुंह करके खड़ा है। यह वृक्ष आशा का प्रतीक था। चले ही हु क्वान ने प्लैटिन की लकड़ी से बने इस शेल्फ को एक उत्कृष्ट वस्तु में बदल दिया हो, लिन युआन अपने हाथ की एक लहर के साथ स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में इन दो विशाल अलमारियों को संग्रहित कर सकता है। यद्यपि फीनिक्स जैसे जीव आत्मा क्यों जागृति से पहले केवल प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों में ही मौजूद थे और उन्हें काल्पनिक जीव माना जाता था, नाते आत्मा क्यों जागृति के बाद कुछ शक्तिशाली पक्षी परियों में पौराणिक फीनिक्स के साथ कुछ विकासवादी समानताएं थीं। उदाहरण के लिए चिमी को ही लें। अगर लिन युआन ने अपने पिछले जीवन में इसे रेडिएंट बॉडी छोड़ते हुए देखा होता, तो वह शायद इसे फीनिक्स मानता। चूंकि लिन युआन कल प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहा था,
इसलिए वह जल्दी ही अपने कमरे में लौट आया। हालांकि उसे सोने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने उस रात स्टार वेब पर आपूर्ति के एक बैच की एक बड़ी खरीद करने और 4 एलिमेंटल शेलफिश को विकसित करने और उत्परिवर्तित करने की योजना बनाई, जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता के साथ आराम से रह रहे थे। लिन युआन ने सबसे पहले अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और जगह के किनारे पर 2 प्लेटेन लकड़ी की अलमारियां रखीं। इन 2 बड़ी अलमारियों ने 80 वर्ग मीटर के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। कुछ समय तक स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को व्यवस्थित करने के बाद उसने उन स्थानों को साफ किया जिनका उसने उपयोग नहीं किया था। इसके बाद उसने बीटल के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में सभी रेडियंस डॉलर को इस एम्बर बटन के आकार वाले बॉक्स में स्थानांतरित कर दिया। पत्ती के आकार का डायमंड फिश भंडारण बॉक्स अभी भी सभी प्रकार के आयामी जीवन रूपों के मांस से भरा हुआ था, जिन्हें एक नजर में नहीं देखा जा सकता था। उसका भिंग के आकार का डायमंड फिश भंडारण बॉक्स खाली हो चुका था। उन्होंने इस फीस स्टोरेज बॉक्स को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में भविष्य में आवश्यक सभी आपूर्ति के भंडारण स्थान के रूप में लेने की योजना बनाई। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्थान का पूर्ण उपयोग करने की उनकी इच्छा के कारण पहले की तुलना में ऊर्जा अयस्कों की खपत बहुत अधिक थी। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल और एलिमेंटल शेलफिश को बहुत सारी शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता थी। मॉर्बियस के स्पिरिट क्यू कंडेंसेशन द्वारा संघनित स्पिरिट क्यू क्रिस्टल भी स्पिरिट क्यू के बड़े उपभोक्ता थे। इसके अलावा लिन युआन उन परियों को पोषित करने के लिए भी तैयार था जो आत्मा क्यूई की उच्च सांद्रता के तहत उत्परिवर्तित होंगे। इसलिए ऊर्जा अयस्कों की खपत भी तेजी से बढ़ेगी। इससे पहले उनके ऊर्जा अयस्क भंडार पहले से ही मानक से बहुत दूर थे। इसलिए उन्होंने बीटल के आकार के डायमंड वे भंडारण बॉक्स को ऊर्जा अयस्कों से भरने का इरादा किया। साथ ही उन्होंने केवल मध्यम श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों को खरीदने का निर्णय लिया, न कि निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों को। युआन को अभी भी दुर्लभ लकड़ी की सामग्री का एक बड़ा बैच इकट्ठा करना था। एक बार जब लकड़ी की सामग्री स्पिरिट लॉक्स स्थानिक क्षेत्र में जेड बनावट में बदल गई, तो लिन युआन उन्हें बाहर निकाल और उन्हें बीटल के आकार के फेयस स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित करेगा। फिर वह प्लांटेन वुड रैक पर साधारण लकड़ी की सामग्री का एक और नया बैच लॉट करेगा। इस तरह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जगह जगह की कोई बर्बादी नहीं होगी। जहां तक उन कीमती परियों का सवाल है जो आत्मा क्यूई की उच्च सांद्रता के तहत रूपांतरित हो जाएंगे, लिन युआन के पास पहले से ही एक योजना थी। लिन युआन का परचेज विद नो लॉस स्टोर अभी केवल सिल्वर यूसनेस और एलीट स्पिरिट साइफन गोल्ड फिश बेच रहा था। वह खरीदारों के लिए चुनने के लिए एक और उत्पाद जोड़ सकता था। लिन युआन का मानना था कि जब उच्च स्पिरिट क्यूई एकाग्रता के तहत रूपांतरित होने वाले फे उसके परचेज विद नो लॉस स्टोर में दिखाई देंगे, तो हर कोई उत्पाद को छीनने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि लिन युआन रेडियंस डॉलर के लिए ऐसे फे को बेचने की योजना नहीं बना रहा था। इसके बजाय वह दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री के लिए व्यापार करने की योजना बना रहा था, जो दुर्लभ जीवन रूप मंडप में शायद ही कभी दिखाई देती है। आध्यात्मिक सामग्री जैसे कि सोने की धातु, दिन और रात की आत्मा चांदी। ऐसी आध्यात्मिक सामग्री दुर्लभ जीवन रूप मंडप में बेची जा सकती है, लेकिन उन्हें खरीदना इतना आसान नहीं था। अन्यथा लिन युआन अपने स्टोर में कांस्य महाकाव्य फे की किसी भी प्रजाति की पेशकश नहीं करता। लिन युआन ने स्टार वेब पर लॉग इन किया और झो जैक्सन से मध्यम श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों का एक बड़ा बैच मंगवाया, जिसके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। लिन युआन ने शुतुरमुर्ग रसद का उपयोग करके जो जैक्सन को अपना बीटल आकार का फेस स्टोरेज बॉक्स दिया। फिर उसने जो जैक्सन से बीटल आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स को भरने के लिए कहा, फिर उसे वापस भेज दिया। अन्यथा यदि वे ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के माध्यम से ऊर्जा अयस्कों का इतना बड़ा जत्था पहुंचाना चाहते, तो यह इतना आसान नहीं होता।
इसके बाद लिन युआन ने एक लकड़ी की सामग्री की दुकान का दौरा किया और कीमती लकड़ी का एक बड़ा बैच खरीदने के लिए लगभग 100 रेडियंस डॉलर खर्च किए। लिन युआन ने पहले जो लकड़ी तैयार की थी उसे महंगी प्रजाति नहीं माना जाता था। लाल चंदन के अलावा बाकी को केवल साधारण प्रजाति माना जाता था। लकड़ी जितनी दुर्लभ होगी, जेड बनावट होने पर उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। इस खरीद के लिए लिन युआन ने स्टोर से दुर्लभ लकड़ियों की केवल 5 प्रजातियां चुनी। वे थीं पीली शीशम, वेंज, आबनूस, हरियल्म और फोबिजेन्नान। लकड़ी की ये 5 प्रजातियां जेड बनावट वाली होने पर बाजार में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकती थीं। चूंकि लिन युआन धन जमा करना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसी लकड़ी उगाना चाहता था जिसकी जेड बनावट वाली होने पर बाजार में बेहतर कीमत मिलती हो। बेशक लिन युआन ने बेहतरीन अगरवुड के कुछ बड़े टुकड़े भी खरीदे थे। एक बार अगरवुड के ये टुकड़े पूरी तरह से जेड बनावट वाले हो गए तो लिन युआन ने इसे अपनी हवेली में जीवन शैली का उपभोग करने की योजना बनाई। जहां तक उस फे की बात है जो अत्यधिक संकेंद्रित स्पिरिट क्यूई के तहत रूपांतरित हो सकता है, लिन युआन ने एक फे को चुना जो क्रिएशन मास्टर्स के लिए बेहद उपयोगी था। ये एक प्रकार का रसीला पौधा था और इस रसीले पौधे का सबसे निचला ग्रेड भी कांस्य ग्रेड का होगा। इसे मोतियों की माला कहा जाता था। मोतियों की माला सभी कांस्य रसीले पौधों में सबसे अलोकप्रिय थी। मोतियों की कांस्य माला एक उपचार प्रकार की परी हो सकती है, लेकिन इसमें उपचार करने की क्षमता अत्यधिक विशेष थी। मोतियों की माला शरीर से ओस की बूंदें निकालती थीं, जिससे लक्ष्य के घाव भर जाते थे। यह क्षमता अन्य उपचार प्रकार की परियों के समान हो सकती है, लेकिन जब मोतियों की माला का रस घाव पर लगाया जाता था, तो असहनीय दर्द होता था। इस प्रकार भले ही उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर अपर्याप्त थे, यदि उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर ने उपचार प्रकार का फय के रूप में मोतियों की माला का अनुबंध किया, तो यह तुरंत अलोकप्रिय होने की स्थिति का निर्माण करेगा। वाई 22 अध्याय दो को साथ लाती हैं। हालांकि यह अलोकप्रिय रसीला पौधा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उच्च स्पिरिट क्यूई सांद्रता वाले वातावरण में रहने पर एक नए परी में बदल जाएगा। यह फ्लावर ब्रोकेड मोती में बदल जाएगा। फ्लावर ब्रोकेड मोती अभी भी ओस की बूंदें पैदा करेंगे। हालांकि आध्यात्मिक अवयवों के संलयन दर को बढ़ाने के लिए मिश्रण के दौरान ओस की बूंदों को कई प्रकार के स्पिरिट द्रव में रखा जा सकता है। बेशक गति में यह वृद्धि क्रिएशन मास्टर को मानक के स्तर को बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी, फिर भी यह स्पिरिट द्रव को तैयार करते समय कम समय की अनुमति देता है। जब कोई क्रिएशन मास्टर स्पिरिट द्रव तैयार कर रहा होता है, तो उसे उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। विफलता का कारण बनने के लिए थोड़ा सा ध्यान भटकना ही काफी होता है। एक हद तक फ्लावर ब्रोकेड मोती वास्तव में मिश्रण के समय को कम करके विफलता दर को कम कर देते हैं। एक क्रिएशन मास्टर के लिए आध्यात्मिक द्रव का सफल मिश्रण बनाना इतना आसान नहीं था और उन्हें हमेशा बहुत प्रयास करना पड़ता था। वास्तव में उन्हें कई बार असफल होना पड़ सकता था, जिससे सफल मिश्रण बनाने के लिए आध्यात्मिक सामग्री की बहुत अधिक मात्रा बर्बाद हो जाती थी। इसलिए फूल ब्रोकेड मोती एक ऐसी चीज थी जिसे खरीदने के लिए हर सृजन मास्टर सभी तरीके खर्च करे। किसी निश्चित श्रेणी के व्यक्ति से पैसा कमाना सर्वोत्तम होगा, तो वे धनी क्रिएशन मास्टर्स होंगे। लिन युआन ने मोतियों की माला क्यों चुनी और उन्हें स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता के तहत फूल ब्रोकेड मोती में बदलना क्यों चाहा, इसके कई कारण थे। सबसे पहले पहले फूल ब्रोकेड मोती क्रिएशन मास्टर्स के लिए स्पिरिट द्रव मिश्रण की सफलता दर को बढ़ाने में सक्षम थे। इसलिए यह अधिक उपचार प्रकार की स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को अन्य फे को ठीक करने का मौका प्राप्त करने की अनुमति देगा जिनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए। रेडियंस फेडरेशन में क्रिएशन मास्टर के संसाधन बेहद अपर्याप्त थे। अगर किसी क्रिएशन मास्टर की स्पिरिट फ्लूइड बनाने की सफलता दर थोड़ी भी बढ़ जाती, तो इससे उन स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की किस्मत बदलने के लिए
ज्यादा समय मिल जाता। नीक है जिंक्स आई ने जड़ों को नुकसान पहुंचाया था। इससे क्रिएशन मास्टर को ज्यादा रेडियंस डॉलर कमाने का मौका मिलता। साथ ही इससे लिन युआन को अन्य सृजन मास्टर्स की नौकरियां आसानी से छीनने में मदद मिलेगी। दूसरा कारण मोतियों की माला का आकार होगा। यह एक कांस्य फय हो सकता है, लेकिन मोतियों की प्रत्येक माला बहुत छोटी थी। इसलिए इसने लिन युआन को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उनमें से अधिक का पोषण करने की अनुमति दी। कांस्य मोतियों की माला बहुत सस्ती थी और कई स्टार वेब स्टोर मोतियों की माला को बेचने के लिए छूट देना पसंद करते थे। इस तरह लिन युआन ने 1000 कांस्य मोतियों की माला खरीदने के लिए केवल 800 रेडियंस डॉलर खर्च किए। लिन युआन को यह कहते हुए अफसोस हो रहा था कि कांस्य मोतियों की माला बहुत सस्ती थी। हालांकि जब मोतियों की कांस्य माला फूल ब्रोकेड मोती में बदल गई, तो कीमत का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होगा। फूल ब्रोकेड मोती बहुत दुर्लभ थे और उनकी उपस्थिति बस नगण्य थी। उनमें से अधिकांश का उपयोग व्यापार में किया जाता था, इसलिए संदर्भ लेने के लिए कोई कीमत नहीं थी। आखिरकार जब क्रिएशन मास्टर्स ने खरीदारी की, तो उन्होंने कभी कीमत पर ध्यान नहीं दिया और यदि कीमत बढ़ती भी रही, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। क्रिएशन मास्टर्स को धनवान बनने के लिए किसने कहा? धन का मतलब था शक्ति प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री और क्यूई प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करना बेहद आसान था। जब एलिमेंटल शेलफिश केंद्रित आत्मा क्यूई वाले वातावरण में थी और एक बार जब इसे आध्यात्मिक घटक के एक तत्व के साथ निर्देशित किया गया, तो यह जल्दी से उत्परिवर्तित हो गया। संसाधनों के इस बैच को खरीदने के बाद लिन युआन को 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बाद ये प्राप्त हुए। लिन युआन ने 1000 में से 100 मोतियों की माला चुनी और उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रख दिया। फिर उसने लकड़ी का एक हिस्सा प्लांटेन रैक पर रख दिया, जिससे 2 पूरी रैक भर गईं। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र अब लिन युआन द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद लिन युआन 4 एलिमेंटल शेलफिश का मार्गदर्शन करने जा रहा था और उनमें से 2 को एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश में परिवर्तित करने वाला था क्या और अन्य 2 को वे सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश में परिवर्तित करने वाला था। उसी समय लिन युआन ने क्रिस्टल अंडे को रखा जिसमें फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लिन युआन ने एक पल के लिए महसूस किया कि फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का अंडा अभी भी स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर केंद्रित स्पिरिट क्यूई को अवशोषित नहीं कर रहा था। लिन युआन जानता था कि उसे अभी भी शुद्ध जल तत्व और शुद्ध क्यूई तत्व की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का अंडा तत्वों के साथ साथ केंद्रित स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करे। तब तक फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का इंक्यूबेशन शुरू हो जाएगा। लिन युआन इस फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल की असाधारण स्थिति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर इसे गाओ परिवार द्वारा गहरे समुद्र से बाहर नहीं लाया गया होता और लिन युआन से नहीं मिला होता, तो इसका अंडे से निकलना संभव नहीं होता। गहरे समुद्र में स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता थी और यह सामान्य द्वीप व्हेल के लिए स्पिरिट क्यूई की स्थिति को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। समुद्र में पानी के तत्वों की भी बड़ी मात्रा थी। इसलिए एक बार जब एक सामान्य द्वीप व्हेल को बहुत लंबे समय तक पर्याप्त स्पिरिट क्यूई और पानी के तत्व मिले, तो वह क्रिस्टल अंडे से निकल गई। हालांकि फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल को सिर्फ स्पिरिट क्यूई और जल तत्वों की जरूरत नहीं थी, इसके लिए क्यूई तत्व की भी जरूरत थी। गहरे समुद्र में कोई क्यूई तत्व नहीं था, इसलिए भले ही फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल एक शक्तिशाली उत्परिवर्तन था, लेकिन मां प्रकृति का इरादा ऐसे उत्परिवर्तन को जीवित रहने की अनुमति देने का नहीं था। लिन युआन ने 4 शिशु एलिमेंटल शेलफिश को संभाला, जो पहले से ही जागृत थे और एलिमेंटल शेलफिश में स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट करने से पहले आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर रहे थे। जब एलिमेंटल शेलफिश कांस्य एक्स एपिक तक पहुंच गया, तो उसने तुरंत रोक दिया। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने एक जल तत्व आध्यात्मिक घटक निकाला, जो समुद्र में उगने वाले एक बेहद आम कांस्य समुद्री शैवाल के टुकड़े थे। आत्मा क्यूई और कांस्य समुद्री शैवाल के जल तत्वों की उच्च सांद्रता ने 2 सफेद एलिमेंटल शेलफिश के गोले पर गहरे नीले रंग के पैटर्न दिखाई दिए। गहरे नीले रंग के पैटर्न बिल्कुल समुद्री लहरों की तरह दिख रहे थे। उसी समय जब एलिमेंटल शेलफिश खुली, तो अंदर का मांस भी धीरे धीरे हल्का नीला हो गया था। आखिरकार जब 2 एलिमेंटल शेलफिश पूरी तरह से नीले हो गए, तो लिन युआन को पता चल गया कि वे एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश में बदल गए हैं। इसी तरह लिन युआन ने भी 2 अन्य एलिमेंटल शेलफिश को सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश में बदलने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही सामान्य क्यूई प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री का उपयोग किया था।
कांस्य एक्स एपिक सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश के खोल और मांस शुद्ध हरे रंग के थे, जबकि खोल पर तूफान के पैटर्न थे। उस समय लिन युआन ने सभी 4 एलिमेंटल शेलफिश को बढ़ाया। उनमें से 2 कांस्य एक्स एपिक एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश थे और अन्य 2 कांस्य एक्स एपिक सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश थे। प्रत्येक एलिमेंटल शेलफिश पहले से ही एक कटोरे के आकार का था। लिन युआन देख सकता था कि एलिमेंटल शेलफिश स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर केंद्रित स्पिरिट क्यूई की भारी मात्रा को अवशोषित कर रहे थे। कुछ ही पलों में एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश ने समुद्री नीले रंग के मोती बनाए, जो अंगूठे के आकार के थे। सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश ने भी हल्के हरे रंग के मोती बनाए, जो अंगूठे के आकार के थे। लिन युआन ने बस एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश एंड सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश को फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के अंडे के पास रख दिया। जब भी एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश या सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश एलिमेंटल मोती बनाती, तो वह तुरंत खुल जाती और मोती बाहर फेंक देती। फिर मोती फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के पास गिर जाता। शुद्ध जल तत्व मोती और शुद्ध क्यूई तत्व मोती के साथ फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की केंद्रित स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। लिन युआन ने आखिरकार देखा कि व्हेल सब कुछ निगल रही है। स्पिरिट क्यूई के प्रत्येक सेवन के साथ फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर लगभग सभी स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लेती है। यह सौभाग्य की बात थी कि स्पिरिट पूल में ऊर्जा अयस्कों को एक अथाह छेद की तरह तोड़ने की क्षमता थी। चूंकि स्पिरिट क्यूई सांद्रता स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में चरम पर नहीं थी, इसलिए स्पिरिट पूल तुरंत ऊर्जा अयस्कों को तोड़ देगा और उन्हें स्पिरिट क्यूई में बदल देगा। अन्यथा स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर स्पिरिट क्यूई की खपत को बनाए रखना पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि लिन युआन के पास मध्यम श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों का एक पूरा डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स था और वह आसानी से इस तरह की खपत को सहन कर सकता था। आत्मा क्यूई के कुछ सेवन के बाद लिन युआन को फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के क्रिस्टल अंडे के भीतर एक धुंधली चेतना का निर्माण होता हुआ महसूस हुआ। लिन युआन ने इस आस्तीन पर स्रोत रेत का उपयोग करके दिन और रात की आत्मा चांदी से बना एक पंख बनाया। फिर उसने क्रिस्टल अंडे पर अपनी हथेली रखने से पहले अपनी हथेली पर पंख खींचा। क्रिस्टल अंडे के अंदर तैरते द्वीप व्हेल की चेतना कुछ खोज रही थी और लिन युआन की हथेली से बह रहे गर्म रक्त को अवशोषित कर रही थी। लिन युआन महसूस कर सकता था कि क्रिस्टल अंडे के अंदर फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल की चेतना बहुत अकेली थी। हालांकि लिन युआन का खून मिलने के बाद उसे लगा जैसे उसे अपना कोई रिश्तेदार मिल गया हो। एक बार जब उसने लिन युआन के खून को पर्याप्त मात्रा में सोख लिया, तो फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल की चेतना में एक बच्चे जैसी भावना उभर आई। लिन युआन मुस्कुराया क्योंकि यह वह क्षण था जब फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल वास्तव में उसकी थी। जब लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला तो सुबह के 3 बजे थे। लिन युआन बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। उसने जीनियस और चिमी को गर्म कंबल के अंदर गले लगा लिया। अगली सुबह जब उजाला हुआ, लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। भोजन करने के बाद उसने वेन्यू और हु क्वान को अलविदा कहा। लिन युआन प्रशिक्षण के लिए अपनी यात्रा पर निकल चुका था। चंद्र महारानी आंतरिक महल के कमल के तालाब में थीं और प्लैटिनम स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को खिला रही थीं। उन्होंने तालाब को देखा, जो विभिन्न रंगों के कमल के फूलों से भरा हुआ था, और बुदबुदाया, यह महारानी सोच रही है कि इस तालाब के कितने डायमंड लीजेंड कमल के फूल विल पावर रून्स को समझ पाएंगे, और जब मैं इस स्पिरिट द्रव को इसमें डालूंगी तो वे फैंटेसी ब्रीड्स में अपग्रेड हो जाएंगे। इसके बाद चंद्र महारानी ने कमल के फूलों के तालाब से कहा, सुनो, इस महारानी के कमल के तालाब में बसंत ऋतु में केवल सुजरेन कमल के फूल ही खिलेंगे। जो सुजरेन स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें महल के सामने वाले बगीचे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इन डायमंड लीजेंड कमल के फूलों में पहले से ही बुद्धि थी और उन्होंने अपने फूलों और तनों को हिलाकर चंद्र महारानी को जवाब दिया। इस समय मिस्टिक मून आंतरिक महल में चले गए और एक स्पष्ट आवाज में कहा, आपकी महारानी, युवा भगवान के सहायक वेन्यू यहाँ रेडियंट मून पैलेस में हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी महारानी वेन्यू से मिलना चाहती हैं? अगर वेन्यू की हैसियत अभी भी पहले जैसी होती, मौका भी नहीं मिलता। वास्तव में वेन्यू को मिस्टिक मून से बात करने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए मिस्टिक मून यहां खड़े होकर चंद्र महारानी से सवाल भी नहीं कर रही होती। चंद्र महारानी ने कमल के तालाब में मछली का भोजन डालना बंद नहीं किया और कहा, वेन्यू को इस महारानी को देखने के लिए आंतरिक महल में ले आओ। रहस्यवादी चंद्रमा ने
आदेश स्वीकार किया और बाहर चला गया। उसी समय वह सोच रहा था, मुझे नहीं लगता था कि चंद्रमा महारानी वास्तव में वेन्यू को आंतरिक महल में देखने की अनुमति देगी। आंतरिक महल ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग प्रवेश कर सकें। यहां तक कि कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर, बैम्बू मोनार्क और शेफ सुप्रीम भी चंद्र महारानी की अनुमति के बिना आंतरिक महल में एक पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वेन्यू की स्थिति में परिवर्तन केवल लिन युआन की पसंद के कारण हुआ, जिसने उसे अपना सहायक चुना था। कमल का तालाब छप छप से भर गया, क्योंकि मछलियां तालाब में इधर उधर खेल रही थीं। वेन्यू इस समय बहुत घबरा रही थी और उसने बलपूर्वक खुद को कांपने से रोका। यह पहली बार था जब वेन्यू को चंद्र महारानी से सीधे मिलने का मौका मिला। चंद्र महारानी ने वेन्यू को शांति से देखा और ठंडी आवाज में पूछा, तुम इस महारानी से क्यों मिलना चाहते हो? वेन्यू की आशंकित आंखें धीरे धीरे पूरी तरह दृढ़ निश्चयी हो गईं। महारानी, मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूं। चंद्र महारानी ने उदासीनता से पूछा। क्यों? वेन्यू ने अपने दांत पीसते हुए अडिग इच्छा शक्ति के साथ कहा। आपकी महारानी, मैं भगवान लिन युआन के बगल में एक बेकार व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहता। लिन युआन उस समय रॉयल कैपिटल की सड़कों पर टहल रहा था। जब उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और फ्लाइंग फे का ऑर्डर देने के लिए तैयार हुआ, तो उसके कानों में अचानक ब्लडबैथ की मां की अजीब और गरीब और मधुर आवाज गूंज उठी। लिन युआन, आप अपनी साहसिक यात्रा के पहले पड़ाव पर कहां जाने की योजना बना रही हैं? लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं प्रशिक्षण के लिए एक आयामी दरार में प्रवेश करने की योजना बना रहा हूं। आयामी दरारों के 5 प्रमुख प्रकार लिन युआन ने पहले से ही बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने की योजना बना ली थी। अगर वह फिर से अंतहीन जंगल में जाता, तो उसे अभी भी ऐसे ही दुर्लभ फेज मिलते जो कि कम ग्रेड के होते। लिन युआन एक क्रिएशन मास्टर था और फय के लिए उसके बारे में अच्छी धारणा बनाना आसान था। इसीलिए लिन युआन को अंतहीन जंगल में मिलने वाले खतरे की मात्रा बहुत सीमित थी। लिन युआन की वर्तमान ताकत को देखते हुए, भले ही उसका सामना प्लैटिनम फय से हो, गोल्ड आई फैंटेसी आई सोर्स सैंड में अभी भी वापस लड़ने की क्षमता होगी। वास्तव में, यदि लिन युआन ने स्वयं स्रोत रेत को नियंत्रित किया होता, तो वह बिना अधिक प्रयास के कमजोर प्लेटिनम फय को भी मार सकता था। सोर्स सैंड की क्षमता को चौतरफा तरीके से विकसित किया गया था। रक्षा, आक्रमण और नियंत्रण सभी अच्छी तरह से विकसित थे। हालांकि जब से लिन युआन ने फैंटेसी ब्रीड सोर्स सैंड को गोल्ड ग्रेड में बढ़ाया था और दूसरी बार करने के लिए स्रोत रेत से पूछा, तो उसे केवल नरसंहार के काले पंखों को सुरक्षा के सफेद पंखों पर विशेष कौशल मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन को अपग्रेड किया था। सोर्स सैंड की रक्षात्मक क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। यदि लिन युआन ने पंख बनाने और 4 पंखों को इकट्ठा करने के लिए सोने की धातु, दिन और रात की आत्मा चांदी का उत्पादों में बदलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करना होगा। सुरक्षा के सफेद पंख प्लैटिनम फे के चौतरफा हमले से बचाव करने में सक्षम थे। हालांकि चौतरफा हमले का विरोध करने के लिए लिन युआन को दिन और रात की आत्मा के चांदी के पंखों को आसपास के वातावरण में हमला करने की शक्ति वितरित करने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सोर्स सैंड के विशेष कौशल ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस ने हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन को छिपा दिया, जो प्लैटिनम आई फ्लॉलेस फे के बराबर था। एक आश्चर्यजनक हमले के साथ केवल कुछ ही प्लैटिनम फाहे थे जो हमले का विरोध कर सकते थे। इसके अलावा एक सृजन मास्टर के रूप में लिन युआन अंतहीन जंगल में परियों का नरसंहार करने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार, यदि लिन युआन जीवन और मृत्यु का प्रशिक्षण अनुभव करना चाहता था, तो आयामी दरार के अंदर से अधिक उपयुक्त कोई स्थान नहीं था। मदर ऑफ ब्लडबैथ ने जवाब दिया, रॉयल कैपिटल के आसपास कुल 4 की आयामी दरारें अभी भी खुली हुई हैं। यह पहले से ही नियंत्रण में है, इसलिए लोग प्रशिक्षण के लिए प्रवेश कर सकते हैं। आप किस तरह की आयामी दरार में जाना चाहते हैं? कुल मिलाकर 5 प्रकार की आयामी दरारें थीं। आयामी जीवन जीवन रूपों की विशाल संख्या के अलावा प्रत्येक आयामी दरार आध्यात्मिक सामग्री का उत्पादन करेगी, जो केवल आयामी दरारों में ही पाई जा सकती है। ये सभी आध्यात्मिक सामग्रियां महान वस्तुएं थीं, जिनका उपयोग क्रिएशन मास्टर्स फेयस की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक आत्मा द्रव को बनाने के लिए कर सकते थे। इसलिए रेडियंस फेडरेशन का लगभग हर प्रमुख शहर अपने आसपास के क्षेत्र में एक आयामी दरार को नियंत्रित करेगा। रेडियंस फेडरेशन की युवा पीढ़ी को आयामी दरारों में प्रशिक्षण देने के अलावा, यह साहसी लोगों को उनके मिशन के अनुसार
आध्यात्मिक तत्वों की खोज और कटाई करने की अनुमति भी देता था। भले ही नियंत्रित आयामी दरार के भीतर कोई आध्यात्मिक तत्व न हो, कुछ आयामी जीवन रूपों को मारना और उनका मांस और रक्त प्राप्त करना भी काफी आकर्षक रहेगा। हालांकि 5 प्रकार की आयामी दरारों में से केवल 4 को रेडियंस फेडरेशन द्वारा नियंत्रित किया गया था। आयामी दरार को नियंत्रित करने की विधि थी कि क्लास 3 आयामी दरार को साफ करने के लिए किंग क्लास विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जाए। इसके बाद टीम 3 स्रोत प्रकार की वस्तुओं में से 2 ले लेगी और केवल एक को पीछे छोड़ देगी। शेष स्रोत प्रकार की वस्तु आयामी दरार को खुला रखने की अनुमति देगी। हालांकि स्रोत प्रकार की वस्तुओं में कमी के कारण क्लास 3 आयामी दरार में आयामी जीवन रूपों की ताकत कम हो जाएगी। प्रत्येक आयामी दरार एक हब की तरह थी। हब के बाहर यह मनुष्यों की वास्तविक दुनिया थी, जबकि दूसरी तरफ आयामी जीवन रूपों की दुनिया थी। आयामी दरारें अंदर से बहुत बड़ी थीं। फिर भी जब क्लास 3 आयामी दरार में केवल 3 स्रोत प्रकार की वस्तुओं में से एक बची थी, तो यह आयामी जीवन रूपों की दुनिया के प्रवेश द्वार को छोटा करने के समान था। इसलिए वे शक्तिशाली आयामी जीवन रूपों के उभरने की संभावनाओं को सीमित कर रहे थे। लेकिन ये केवल आयामी दरार को क्लास 2 के शिखर पर नियंत्रित करेगा। रेडियंस फेडरेशन द्वारा नियंत्रित 4 प्रकार की आयामी दरारें थीं: विदेशी कीट, रसातल, दलदल और भूमिगत आयामी दरारें। जहां तक 5वें प्रकार की आयामी दरार की बात है, मनुष्य इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। 5वें प्रकार की आयामी दरार केवल समुद्र में ही खुलती थी, जिससे यह जल जगत आयामी दरार बन जाती थी। लिन युआन ने रक्तबीज की मां के प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक क्षण के लिए विचार किया। मैं रसातल आयामी दरार में प्रशिक्षण लूंगा। अंदर के आयामी जीवन रूपों में सबसे मजबूत व्यक्तिगत शक्ति है और वे युद्ध कौशल प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। एलियन कीट आयामी दरारें पहले से ही लिन युआन के पुराने दोस्त माने जाते थे। रसातल आयामी दरारें हमेशा सबसे मजबूत आयामी दरारें मानी जाती थीं, जिन्हें जमीन पर खोला जा सकता था। यह कीट लहर के कारण था जो अंतहीन रूप से बाहर निकलती थी और रसातल, दलदल और भूमिगत आयामी दरारों से बहुत दूर थी। लेकिन जब रसातल आयामी दरार के अंदर अगर लिन युआन के लाल कांटे को अपना हमला करने का मौका दिया जाता, तो अंतहीन कीट लहर एक बड़ा खतरा नहीं होती। खासकर जब लाल कांटा मजबूत हो जाता, तो इससे पैदा होने वाले निचले समुद्र भी तेजी से मजबूत हो जाते। फूलों का समुद्र बाद में बड़ा हो जाएगा और निम्न श्रेणी के विदेशी कीटों के खिलाफ अधिक नुकसान पहुंचाएगा। एक बार जब वे निम्न श्रेणी के विदेशी कीट गिर गए, तो वे तुरंत लाल कांटे के लिए उर्वरक बन गए। दलदली आयामी दरार 4 प्रकार की आयामी दरारों में से प्रशिक्षण के लिए सबसे कम उपयुक्त थी। इसमें सभी प्रकार के विचित्र दलदली जीवन रूप छिपे हुए थे और उनमें से अधिकांश में भयंकर जहर था। हो सकता है कि टर्बिड दलदल के भीतर एक छिपा हुआ आयामी जीवन रूप हो जिसमें घातक जहर हो। भूमिगत आयामी दरार में भूमिगत जीवन रूप मौजूद थे जो गंदे और बदसूरत थे। जलीय विश्व के आयामी दरारों को छोड़कर भूमिगत आयामी दरारें मनुष्यों के लिए सबसे कम खोजी गई आयामी दरारें थीं। इसका कारण यह है कि भूमिगत आयामी दरारों में अधिक प्रकाश नहीं था तथा जैसे जैसे कोई गहराई में जाता था, वहां अंधेरा बढ़ता जाता था। इसलिए केवल कुछ आत्मा क्यूई पेशेवर जो रोशनी देने वाली क्षमताओं के साथ फेस के पास थे, वे भूमिगत आयामी दरारों के अंदर जाने में सक्षम होंगे। भूमिगत आयामी दरारें समृद्ध धातु आध्यात्मिक सामग्री से भरी हुई थीं। दिन और रात की आत्मा चांदी जिसे लिन युआन ने स्रोत रेत को दिया था, भूमिगत आयामी दरार से खुदाई की गई थी। यही कारण था कि डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर इतना दुर्लभ और महंगा था। जहां तक रसातल आयामी दरारों का प्रश्न है, वे अधिकतर रसातल राक्षसों से भरे हुए थे जिनमें शक्तिशाली व्यक्तिगत शक्ति थी। रसातल के आयामी दरारों में राक्षसों की कई प्रजातियां थीं। राक्षसों को भी विदेशी कीड़ों की तरह ग्रेड द्वारा अलग किया गया था। हालांकि एक ही ग्रेड के राक्षसों में बहुत सी अलग-अलग क्षमताएं थीं। यदि रसातल आयामी दरार 4 प्रकार की आयामी दरारों में से संख्या की दृष्टि से सबसे मजबूत थी, तो रसातल आयामी दरार सबसे कम आयामी जीवन रूपों वाली दरार थी। हालांकि रसातल के राक्षस आयामी जीवन रूप थे
जिनके आनुवंशिक मॉडल अपेक्षाकृत जटिल थे। अन्य आयामी दरारों में अन्य आयामी जीवन रूपों की तुलना में रसातल के दानव का एक ही ग्रेड व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक मजबूत होगा। इसके अलावा रसातल के बहुत से राक्षस आग का उपयोग करने में माहिर थे। रसातल राक्षसों द्वारा इस्तेमाल की गई लपटों के विनाशकारी प्रभाव थे और यह पौधों की प्रजातियों के लिए अत्यंत हानिकारक था। जब रक्तबीज की मां ने लिन युआन के निर्णय को सुना तो उसकी अनोखी और मधुर आवाज लिन युआन के कानों में फिर से गूंज उठी। यदि आप प्रशिक्षण के लिए रसातल आयामी दरार पर जा रहे हैं तो रॉयल कैपिटल के बाहर कक्षा 3 रसातल आयामी दरार आपके लिए उपयुक्त होगी। इस क्लास 4 के राक्षस होंगे और सबसे मजबूत क्लास 4 के राक्षस केवल शिखर प्लेटिनम एफ के साथ तुलनीय है। खतरे का कारक शिखर क्लास 2 डायमेंशनल रिफ्ट के साथ तुलनीय है। आपके लिए जीवन मृत्यु प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत उपयुक्त है। तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ सकते हो और अपने युद्ध कौशल को निखार सकते हो। जब हाँ। तुम्हारी जान खतरे में होगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिन युआन काफी उत्सुक था। खून खराबे की मां आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसने अचानक एक साथ इतना कुछ कह दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके प्रति उसके रवैये में काफी बदलाव आया है। इससे पहले कि लिन युआन कुछ और सोच पाता, रक्तबीज की मां की आवाज फिर से गूंज उठी। लेकिन आयामी दरार की सक्रिय अवधि से पहले केवल 2 महीने बाकी हैं। तब तक रेडियंस फेडरेशन नियंत्रित वर्ग 3 आयामी दरार को सील कर देगा। इसलिए आपके पास क्लास 3 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट में प्रशिक्षण के लिए केवल 2 महीने से भी कम समय है। लिन युआन ने सिर हिलाया और तुरंत एक गोल्ड फ्लाइंग फे ब्रॉड विंग्ड ऐशी वुड स्वालो का आदेश दिया। लिन युआन ब्रॉड विंग्ड ऐशी वुड स्वालो पर सवार हुआ और उसे रॉयल कैपिटल के पास क्लास 3 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट की ओर उड़ाने के लिए नियंत्रित किया। जब रक्तबीज की माता स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्धि का अनुभव कर रही थी और सुजैन मिथक आई से मिथक बेसी तक उन्नत हुई थी, तब उसने लिन युआन की ताकत के बारे में जाना। चूंकि वह पहले भी शुद्धिकरण का अनुभव कर चुकी थी, इसलिए उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। लेकिन कुछ सोचने के बाद वह लिन युआन की ताकत देखकर चौंक गई। रक्तबीज की मां की राय में भले ही X3 English. लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था, फिर भी उसके लिए इतनी कम उम्र में इतनी ताकत रखना बहुत चौंकाने वाला था। यही कारण था कि रक्तबीज की माता ने लिन युआन को नियंत्रित श्रेणी 3 आयामी दरार में प्रशिक्षण लेने की सिफारिश की थी। गोल्ड ब्रॉडविंग्ड ऐश वुड स्वेलो की पीठ पर बैठे लिन युआन ने सुबह की शरद ऋतु की हवा का स्वागत किया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गोल्ड ब्रॉडविंग्ड ऐशी वुड स्वेलो की गति इतनी थी कि रॉयल कैपिटल में ऑर्डर की जा सकने वाली गोल्ड फ्लाइंग फे में आसानी से शीर्ष 3 में स्थान पाया जा सकता था। इसकी गति प्लैटिनम डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो के साथ तुलनीय नहीं हो सकती है, लेकिन आराम का स्तर बहुत बेहतर था और फिर भी इसमें गति थी। कम से कम जब लिन युआन ब्रॉडविंग्ड ऐशी वुड स्वेलो पर बैठता था तो उसे अपने नितंबों पर दर्द नहीं सहना पड़ता था। नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार को रॉयल कैपिटल से बहुत दूर नहीं माना जाता था। ब्रॉडविंग डैशी वुड्सवालो ने उस स्थान पर पहुंचने से पहले लगभग 2 से 3 घंटे तक उड़ान भरी। जब लिन युआन ब्रॉडविंग डैशी वुड्सवालो से उतरा और क्लास 3 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट के प्रवेश द्वार को देखा तो वह विलाप करने से खुद को नहीं रोक सका। डायमेंशनल रिफ्ट के प्रवेश क्षेत्र में बहुत सारे स्टॉल और विक्रेता थे। उनमें से ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेच रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने लिन युआन को अनजाने में मिलस्टोन टाउन की याद दिला दी। हालांकि मिलस्टोन टाउन पहले से ही लगभग 100 साल के इतिहास का अनुभव कर चुका था और पहले से ही एक ऐसी जगह के रूप में बस चुका था जहां पीढ़ी के लिए बहुत सारे स्पिरिट क्यूई पेशेवर घर कहलाते थे। क्लास 3 आयामी दरार के सामने का बाजार मिलस्टोन टाउन के समान लग सकता है, लेकिन इस नियंत्रित क्लास 3 अथाह आयामी दरार के सामने लंबे समय तक व्यापार बनाए रखना संभव नहीं था। लगभग हर दशक के बाद आयामी दरारें सक्रिय अवधि में प्रवेश कर जाती हैं। एक बार सक्रिय अवधि शुरू होने के बाद वर्ष के दौरान रेडियंस फेडरेशन में कई अन्य आयामी दरारें दिखाई देने लगेंगी। वर्ष की पहली छमाही के दौरान यह ठीक था क्योंकि अपेक्षाकृत कम आयामी दरारें खुल रही थीं। हालांकि वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान आयामी दरार खुलने की आवृत्ति लगातार बढ़ेगी।
रेडियंस फेडरेशन के इतिहास में आयामी दरारों की सक्रिय अवधि के दौरान एक बार क्लास 4 आयामी दरार खुली थी। क्लास 4 आयामी दरारों के अंदर क्लास 6 आयामी जीवन रूपों में ऐसी ताकत थी जो सुज़रेन फय के बराबर थी। जब आयामी दरारों की सक्रिय अवधि निकट आती तो रेडियंस फेडरेशन युद्ध की तैयारी की स्थिति में प्रवेश कर जाता। यह वर्ष खतरे और अवसरों से भरा होगा। आयामी दरारों की सक्रिय अवधि हमेशा स्रोत प्रकार की वस्तुओं की भारी मात्रा में योगदान देगी। सक्रिय अवधि के दौरान नियंत्रित वर्ग 3 आयामी दरारों को नष्ट होने से पहले उनके अंतिम स्रोत प्रकार की वस्तु को निकाल दिया जाएगा। अन्यथा नियंत्रित वर्ग आयामी दरार सक्रिय अवधि के दौरान वर्ग 4 आयामी दरार में बदल सकती है। तब तक यह एक आपदा होगी। ऐसे नियंत्रित वर्ग 3 आयामी दरारों के लिए वे सभी गिल्ड अलायंस की शाखाओं द्वारा स्थापित किए गए थे। स्पिरिट क्यूई पेशेवर यहां अपनी टीमों की स्थापना कर सकते थे और ऐसे एकत्रीकरण मिशन प्राप्त कर सकते थे जो रसातल आयामी दरार से संबंधित थे। रसातल आयामी दरार वास्तव में ऐसी ऐसी जगह नहीं थी जहां मूल्यवान आध्यात्मिक तत्व उत्पन्न हो सके। अगर कोई हो भी तो वह अग्नि गुण वाली आध्यात्मिक सामग्री होगी। हालांकि रसातल आयामी दरारों के अंदर विशेष लपटें थीं। ये विशेष लपटें वास्तव में रहस्यमय थीं और जब तक उन्हें स्पिरिट क्यूई में इंजेक्ट किया जाता था वे लगातार जलती रहती थीं। ऐसी लपटें कुछ लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए काफी उपयोगी थीं। स्पिरिट क्राफ्ट्समैन या स्मिथ को ऐसी विशेष लपटों की आवश्यकता होगी। वास्तव में 3 क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स में से एक शेफ सुप्रीम सुनवीन के पास एक विशेष लॉ थी जो कई अलग अलग विशेष लपटों का संलयन थी जो केवल क्लास 4 एबिस आयामी दरारों में पाई जा सकती थी। एक बार जब विशेष लपटें आपस में मिल जाती हैं तो वे एक बिल्कुल नई प्रकार की लपट का निर्माण करती हैं। शेफ सुप्रीम ने इस विशेष लॉ का उपयोग ऐसे व्यंजन पकाने के लिए किया जो पेय की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर उन्हें अगले ग्रेड में तेजी से विकसित करने की अनुमति दे सकते थे। साथ ही लपटें क्षतिग्रस्त जड़ों की मरम्मत भी कर सकती थीं। लिन युआन ने देखा कि वहां बहुत से लोग उसकी ओर इशारा कर रहे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। लिन युआन ने ध्यान से सुना और सुना, यह चांदी का मुखौटा इस सप्ताह मैंने कितने देखे हैं। भले ही 20 ना हो, कम से कम 10 तो होंगे ही। भाई, क्या आप इस सप्ताह का उपयोग नहीं कर सकते? आज सिर्फ मंगलवार है। क्या आप यह नहीं कह सकते कि सोमवार को आप कम से कम 10 लोगों से मिले हैं? यह चांदी का मुखौटा पहने बच्चा पर्याप्त पेशेवर नहीं है। उसने काले कपड़े भी नहीं पहने हैं। यह अब तक मैंने देखा सबसे खराब परिधान है, लेकिन उसका चांदी का मुखौटा दूसरों की तुलना में बहुत अधिक सुंदर दिखता है। लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए क्योंकि उसे कभी भी खुद की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करने के लिए कोई प्रशंसा नहीं मिली थी। ऐसा सोचते हुए लिन युआन एक पल के लिए रुक गया। मैं खुद की तरह कपड़े पहनने की कोशिश क्यों कर रहा? मैं कौन हूं? मैं खुद हूं। इस बार लिन युआन ने उस समय की तरह किसी टीम में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना जब वह अंतहीन जंगल में गया था। उसने अकेले ही अपनी पहचान सत्यापित की और कक्षा 3 के रसातल आयामी दरार में प्रवेश किया। इस नियंत्रित वर्ग 3 आयामी दरार में प्रवेश करने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि यह अंदर से बहुत अधिक समृद्ध था। प्रवेश द्वार एक विशाल शिविर की तरह था और यह रसातल आयामी दरार में आवश्यक सभी आपूर्ति बेच रहा था। लिन युआन को महसूस हुआ कि रसातल आयामी दरार का तापमान बाहर की तुलना में कम से कम 30 डिग्री अधिक था। रॉयल कैपिटल के बाहर का तापमान 15 डिग्री था, लेकिन क्लास 3 रसातल आयामी दरार के अंदर का तापमान 50 डिग्री के करीब था और सल्फर की गंध आ रही थी। यह एक प्रकार की गर्मी थी जिससे लिन युआन असहज महसूस कर रहा था। हालांकि लिन युआन को वास्तव में उच्च तापमान की परवाह नहीं थी। जबकि किसी ने ध्यान नहीं दिया, लिन युआन की शिम की आस्तीन पर एम्बर बटन के आकार का स्रोत रेत जमीन पर गिर गया था। स्रोत रेत पहले से ही महीन रेत में बदल गई थी और रसातल आयामी दरार की बैंगनी काली मिट्टी में खोदी गई थी। स्रोत रेत की रेत बनाने की क्षमता उसकी अपनी क्षमता थी और उसे नियंत्रित करने के लिए लिन युआन को किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लिन युआन ने बस गोल्ड आई फैंटेसी आई स्रोत रेत को उस दिशा में स्वतंत्र रूप से रेत बनाने की अनुमति दी जिस दिशा में वह यात्रा करने जा रहा था। अचानक लिन युआन को लगा कि कोई उसकी आस्तीन को हल्के से खींच रहा है।
उसने पलटकर देखा तो एक जवान लड़की थी जो चूसी से भी छोटी थी। हाँ, ओके। इस युवा लड़की का चेहरा लाल था और उसके चेहरे पर छोटी-छोटी झाइयां थीं। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी जो दूसरों को प्रभावित कर सकती थी, जबकि उसकी बड़ी गोल आंखें बिल्कुल चमकते काले अंगूरों की तरह थीं। छोटी लड़की ने देखा कि लिन युआन उसे देख रहा है, इसलिए उसने एक बर्फीली नीली घास दी और कहा, बड़े भाई, आपको भी बड़े भाई ब्लैक पसंद है ना? छोटी झाओ भी उन्हें पसंद करती है। यह आइस मिस्ट घास बड़े भाई के लिए है। मुझे उम्मीद है कि वे राक्षस बदमाश बड़े भाई को परेशान नहीं करेंगे। लिन युआन ने जब लड़की को उसे आइस मिस्ट ग्रास देते देखा, तो वह नीचे झुक गया। उसने छोटी लड़की के सिर पर अहोगे को छुआ और पूछा, छोटी जाओ, तुम बड़े भाई को आइस मिस्ट ग्रास क्यों दे रही हो? जब लिन युआन ने युवा लड़की के सिर पर अहोगे को देखा, तो वह छूसी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसके सिर पर भी हमेशा एक अहोगे होता था। इस युवा लड़की की लाल त्वचा को देखकर लिन युआन को पता था कि यह युवा लड़की काफी समय से नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार के भीतर रह रही होगी। त्वचा की लालिमा केवल लंबे समय तक इस वातावरण में गर्मी के संपर्क में रहने के बाद ही संभव हो सकती है। आइस मिस्ट ग्रास बाहरी दुनिया में बहुत आम परी थी और इसकी कीमत लगभग 100 फेडरेशन डॉलर होगी। इसका एकमात्र प्रभाव यह हो सकता था कि यह आसपास के वातावरण के तापमान को कम करने के लिए कुछ बर्फीली धुंध छोड़ता था। जब छोटी लड़की ने लिन युआन का सवाल सुना, तो उसने तुरंत एक बड़ी मुस्कान दिखाई और कहा, बिग ब्रदर ब्लैक लिटिल जाओ का आदर्श है। इसीलिए लिटिल जाओ बिग ब्रदर को आइस मिस्ट ग्रास का एक पूरा डंठल दे रहा है, जबकि लिटिल जाओ दूसरों को केवल पत्ती का एक टुकड़ा दे रहा है। लिन युआन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे लगा कि लिटिल जाओ नाम की यह छोटी लड़की वास्तव में उसकी प्रशंसक थी। लेकिन लिन युआन को लगा कि इसमें कुछ अजीब है। लिटिल झाओ, तुम सभी को आइस मिस्ट ग्रास से पत्ती का एक टुकड़ा क्यों दे रही हो? छोटे जाओ ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। माँ ने छोटे जाओ से ऐसा करने के लिए कहा। माँ कहती है कि वे अंकल, आंटी और हम बड़े भाई और बड़ी बहनें उन राक्षस बदमाशों को पीटने के लिए आयामी दरार में यहाँ हैं। यही कारण है कि उन राक्षस बदमाशों की संख्या कम है। माँ तब नन्हे झाओ को यहाँ लाकर चाचाओं, आंटियों, बड़े भाइयों और बड़ी बहनों के लिए कुछ अच्छा खाने को ला पाएगी। इस तरह नन्हा झाओ माँ द्वारा हर दिन बनाई जाने वाली कटी हुई बर्फ भी खा सकेगा, माँ कहती है। इस बिंदु तक बोलते समय लिन युआन ने लिटिल झाओ को विचार करते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। माँ कहती हैं, इसे कृतज्ञता कहते हैं। जब लिन युआन ने लिटिल झाओ की मासूम मुस्कान देखी, मुखौटे के पीछे उसके चेहरे पर एक धूप जैसी मुस्कान उभर आई। लिटिल झाओ के शब्दों ने लिन युआन के दिल को छू लिया था। ऐसे सरल शब्द मानो उज्ज्वल प्रकाश से चमक रहे हों। एक बालों का एक, आमतौर पर छोटा और मोटा ताला जो एनीमे चरित्र के सिर से बाहर निकलता है।